तो आज मैंने एक ऐसे गेस्ट को बुलाया जिन्होंने अपनी कॉस्मेटिक बिजनेस को 0 से 500 करोड़ तक का बनाया, और वो भी सिर्फ 10 साल में। और उनकी जर्नी, क्या चैलेंजेस फेस किए, कैसे वो अपने कॉस्मेटिक बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं, उसमें मार्जिन्स कितने होते हैं, उसकी सप्लाई चेन कैसे मैनेज की जाती है, सब कुछ आज सीखेंगे। आपने शायद ब्लैक रोज काली मेहंदी का नाम तो सुना होगा। हम सब ने, हमारी फैमिली में, रिश्तेदार ने, किसी ना किसी ने वो प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ किया होगा। तो ये वही शख्स हैं। बट रचित, आपको पता है, आपको प्लेज लेनी पड़ेगी कि आप जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। या आई प्लेज, जो मैं बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगा। ऑसम, ठीक है, शुरू करते हैं फिर। यस। पहले तो देखो, ब्लैक रोज काली मेहंदी, ऑक्सी ग्लो, यहाँ पे तो हम आएंगे, बट पहले थोड़ा सा आपसे समझना है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, कहाँ से आप आते हो, आपकी एजुकेशन वगैरह कहाँ से हुई है। So I am basically from Faridabad. It's near Delhi. And मैंने अपनी जो MBA करी थी दैट इज़ फ्रॉम SP जैन बॉम्बे, मुंबई, हाँ। मुंबई। सो वहाँ से मैंने अपनी MBA करी थी, फैमिली मैनेज बिजनेस। हमारा जैसे फैमिली का बिजनेस है, सो आई थॉट कि अगर मैं उसी फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज़ करूँ, सो दैट विल बी मोर गुड फॉर मी, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छा होएगा वो। सो मैंने अपनी MBA वहाँ से करी थी। एंड तो उसके बाद आपने ऑक्सी ग्लो सीधा स्टार्ट कर दिया, या पहले आप अपने फादर के फैमिली बिजनेस में ज्वाइन नहीं, हुए। सो ऑक्सीग्लो सीधा स्टार्ट नहीं हुआ था। सो आई वाज इनटू द बिजनेस ऑफ, पहले मैंने फूड का बिजनेस एक स्टार्ट किया था। अच्छा। सो उसके अंदर हम स्नैक्स बनाते थे, रेडी टू ईट स्नैक्स, अच्छा, लाइक लाइक जैसे हल्दीराम होता है जैसे। हल्दीराम हाँ। और आते हैं। सो पहले वो हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने उसके साथ जूस का एक यूनिट लगाया था, बट आपके फादर का बिजनेस तो साथ में चल ही रहा वो था चल फिर। रहा था। अच्छा। सो ब्लैक रोज एंड कलरमेट वाज रनिंग सेपरेटली। हम्म। सो मैं जब बिजनेस में आया था तो मेरे को फैमिली बिजनेस में नहीं जाना था। अच्छा। सो मेरे को लगा कि मेरे को अपना कुछ नया क्रिएट करना है। हाँ। सो ये सबके साथ यही है क्या? ये नहीं, मैंने बहुत ट्रेंड देखा है, क्योंकि वो पैटर्न ऑलरेडी देखा है। बिजनेस एक चल रहा था हाँ। एंड इट वाज रनिंग स्मूथ, मतलब हाँ। अच्छा चल रहा था बिजनेस। हाँ। सो उसके अंदर मेरे को लगा कि अगर हम फैमिली के साथ एक और नया वर्टिकल खड़ा करते हैं, सो वो ज़्यादा बेटर होएगा। और एक हमारा डाइवर्सिफाई हो जाएगा पोर्टफोलियो। ओके। सो मैंने वो स्टार्ट किया, उसका फूड का बिजनेस। समहाउ 2-3 साल 3 साल चलाया उसको, बट इतना ज़्यादा ग्रेट नहीं चला वो। अच्छा। सो तो ये क्या ऑनलाइन डिलीवरी करते थे आप नहीं नहीं, उसकी? इट वाज ऑल ऑफलाइन। अच्छा। सारा ऑफलाइन बिजनेस था। लोकल मार्केट में बिकता था। हाँ। यॉर्कर के नाम से प्रोडक्ट आता था अच्छा। वो। सो एग्जिट प्रॉफिटेबल होके लिया था या नहीं, इट लॉस? वाज अ लॉस। अच्छा। इट वाज अ कंप्लीट लॉस कितना फॉर अस। लॉस था? अब लॉस मत पूछो, इट वाज अ गुड लॉस। अच्छा। 8-10 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था ओ उसमें मेरे बाप को। रे, ओके। बट एंड आपके लिए ठीक है, मतलब पुराना चल रहा है, तो वाज दैट टू इम्पैक्टफुल फॉर यू इन अ वे? इट वाज नॉट इम्पैक्टफुल बिकॉज मेरे को ये था कि मेरे को कुछ क्रिएट करना है। हम्म। एंड मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने उस बिजनेस में लॉस किया, बट मैंने लर्निंग्स भी बहुत हम्म। सीखी वहाँ से। हम्म। एंड उस लर्निंग्स को आज तक, जो जितने भी जो हमने गलतियाँ करी उस बिजनेस में, राइट। या जो हमने प्रोजेक्शंस जो हमने ली थी, वो पूरी नहीं होने के कारण ये वाला बिजनेस डंप हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को उसमें कुछ दिक्कत आया या कुछ। हाँ ठीक है, एक थोड़ा सा वो फेज तो आता है कि करेक्ट। आप सेटबैक लगता है आपको, आपने पहला बिजनेस एक स्टार्ट किया है ना, उसमें वो हुआ। हम्म। बट इट वाज अ लर्निंग फॉर मी, मैं उसको एक लर्निंग की तरीके से लेता हूँ उसको। हम्म। फिर उसके बाद जब वो बिजनेस बंद हुआ, तो फिर जो ब्लैक रोज और कलरमेट जो चल रहा था बिजनेस, सो हमने ये सोचा कि हमारे पास ऑलरेडी FMCG का पूरा नेटवर्क है। हम्म। सो ऑल इंडिया हमारी प्रेजेंस है, सब चीज़ें हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, सेल्स टीम है। वी देन थॉट ऑफ डाइवर्सिफाइंग दैट इनटू स्किन केयर। हम्म। सो वहाँ से हमने ऑक्सीग्लो जनरेट किया। सो इट अच्छा। वाज स्टार्टेड इन 2009। और ये हम कौन है, आपके साथ कोई और पार्टनर है? मी एंड माई फादर, लाइक अच्छा। हमने ये सोचा, ओके। एंड माई ब्रदर्स जो साथ में है। हम्म। सो हमने एक ब्रेनस्टॉर्म करके हमने करा कि इसको लॉन्च करते हैं। हम्म। तो वो हमने फिर ऑक्सीग्लो वहाँ से इनिशिएट किया, वहाँ के प्रोडक्ट। तो दैट्स हाउ इट वेंट इनटू, मतलब वहाँ से ये चालू हुआ था। 2009 की बात है ये, 2009 की बात जब है। आपने ऑक्सी ग्लो प्लान किया। यस। उससे पहले आपका ब्लैक रोज काली मेहंदी तो चल ही रहा था, हाँ, बहुत वो सब चल सक्सेसफुल रहा प्रोडक्ट। था। हाँ, जब आपने 2009 में ऑक्सी ग्लो किया होगा स्टार्ट, उस टाइम पे ब्लैक रोज का क्या मार्केट था? ब्लैक रोज का मार्केट, इट वाज अ, जो हेयर कलर्स का मार्केट है, या मैं कहूँ कि कॉस्मेटिक का मार्केट है,
सो दैट इज़ अराउंड, आज की डेट में अगर हम बात करें इंडिया का, सो 20.61 बिलियन डॉलर्स का मार्केट है. अच्छा, सो इट्स अ ह्यूज स्किन मार्केट. केयर की बात कर रहे स्किन हैं? केयर की बात, ओके, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ ओके, उसमें. एंड इट इज़ ग्रोइंग एट अ CAGR एट 10.91 की रेशियो पे ग्रो कर रहा है. सो उस समय भी बहुत सारे ब्रांड्स धीरे धीरे आ रहे थे. एंड हमारे वाले टाइम पे इतने सारे ब्रांड्स नहीं थे जब ऑक्सीग्लो लॉन्च किया था. वेरी लिटिल ब्रांड. जैसे आज की डेट में इट इज़ अ वेरी क्राउडेड मार्केट एंड लॉट ऑफ ब्रांड्स आर देयर, मतलब बहुत सारे मल्टीपल उसके अंदर हैं. बट उस समय बड़े कम ब्रांड्स थे. क्योंकि उस टाइम पे ये था ना, मतलब अगर आपको एक कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च करना है तो ओनली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वाज ऑफलाइन. यस, ऑफलाइन था. अब ऑनलाइन D2C की वजह इट से, वाज, हाँ, ऑनलाइन हाँ, इमर्जिंग था उस हाँ, समय. बट इतना नहीं था. इतना नहीं था. हाँ, मतलब हमने जब उस समय ऑनलाइन स्टार्ट किया था, सो 2012-13 में अमेजोन पे स्टार्ट किया था. सो अमेजोन जब इंडिया में आया था, सो क्लाउडटेल के साथ आया था वहाँ पर. करेक्ट. सो इट हैज़ अ डिवीजन ऑफ क्लाउडटेल. सो हमने वहाँ से एंट्री अमेजोन में स्टार्ट तो किया आप था. 12-13 से अमेजोन पे ही थे? हाँ, उस समय हम अच्छा, थे अमेजोन पे. ओके, तो वहाँ से हमने एंट्री अमेजोन पे स्टार्ट करी थी. हाँ, बट हाँ, इतना बड़ा बिजनेस नहीं था जितना ऑफलाइन का हमारा क्रिएट हुआ था. बट हमने प्रेजेंस डाल दी थी अपनी. बट जो जो इम्पैक्ट ब्लैक रोज काली मेहंदी का रिकॉल पे है हमारे, हाँ, मतलब अगर आप मेहंदी की बात करते हो ना, तो ब्लैक रोज काली मेहंदी सबसे पहले आता है माइंड में अभी भी. हाँ. ठीक है, वो कैसे क्रिएट, वो मैजिक कैसे बनाया? वो आपके फादर ने जो बनाया, आपने भी आई एम श्योर थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट उस टाइम पे भी किया होगा, राइट. बट वो क्या मैजिक था वो? सो बेसिकली उस समय प्रोडक्ट एक नीश था. ये प्रोडक्ट मतलब और कोई बनाने वाला था नहीं. मतलब बहुत ही कम प्लेयर्स थे, या एक दो प्लेयर्स होंगे ज़्यादा ज़्यादा बनाने के लिए. एंड वो जो ब्लैक रोज जो प्रोडक्ट था, उस समय मार्केट की नीड थी फॉर ग्रे हेयर्स, उसको ब्लैक करने के लिए. एंड हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन धीरे धीरे जो बढ़ा, वो वर्ड ऑफ माउथ से और प्रोडक्ट की यूएसपी जो यूज़ करने से जो बढ़ा, वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा. और वो स्प्रेड लाइक अ फायर ऑल इंडिया. वो स्प्रेड हुआ. मतलब हम पहले एक छोटे से गोडाउन में उसको प्रोडक्ट को बनाते थे. एंड वहाँ से कार्टन वाइज जैसे हम उसको, वहाँ पर प्रोडक्शन होती थी. लाइक माई फादर यूज टू टेल मी कि वो स्कूटर्स पे जाके डिलीवरी देते थे. स्कूटर्स पे जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, उस पे जाके वो लोकल फरीदाबाद में? लोकल फरीदाबाद में, दिल्ली एंड करनाल, मतलब बहुत दूर दूर तक अच्छा, जाते थे. दे यूज टू. स्कूटर पे? हाँ. अरे वाह. तो वहाँ पर जाके डिलीवरी दे रहे थे. एंड उसका जो मार्केट से, जैसे लोग होते हैं ना, कनेक्ट करते हैं. हमारे पास इंक्वायरीज आनी स्टार्ट हो रही थी. डीलर्स आ रहे थे, प्रोडक्ट ढूंढते हुए आते थे, ये फरीदाबाद का ब्रांड है, चलो देखते हैं क्योंकि कि किसका फोन तो ब्रांड है. इतने चलते नहीं थे हाँ, उस टाइम. नहीं चलते थे. तो जैसे हमारे पास साउथ से ही बहुत इंक्वायरीज आती थी. सो वन ऑफ एक पर्सन था, ही वाज फ्रॉम साउथ, फ्रॉम केरला. सो वो हमारे पास आया कि ये प्रोडक्ट मेरे को चाहिए. वो साउथ से आया आपके यहाँ फरीदाबाद? फरीदाबाद में आया. तो उसको इंग्लिश आती थी उसको, और हमारे यहाँ पर किसी को इंग्लिश ही नहीं आती थी. तो उस समय उससे कम्युनिकेट किया मेरे फादर ने. हाँ, एंड उसने कहा कि मेरे को 10 कार्टन चाहिए, अच्छा, एंड मैं बैंक टीटी कर दूंगा. अच्छा, सो बैंक टीटी उस समय ये था कि बैंक के थ्रू आप LR देंगे हाँ, और उसके अगेंस्ट आपको गुड्स मिल जाएंगे. हाँ, तो उस समय ग्रोइंग मार्केट थी, मतलब चल रहा था बिजनेस. तो उन्होंने कहा कि चलो आप बैंक टीटी मत करो, आप ऐसे ही ले जाओ कार्टन. आप जब पहुंच जाए आपके तो प्रोडक्ट, पैसे तो देना. आप पैसे दे देना. तो उस समय जो ट्रस्ट बिल्डिंग और जो कनेक्ट था ना लोगों से, वो इतना ज़्यादा बॉन्डिंग हो गया. सब विश्वास पे चल सब रहा था. विश्वास पे चल रहा था. सो उस टाइम का, लाइक ब्लैक रोज लॉन्च हुई थी 1985 में, और आज 24 में बैठे हैं हम. सो आज तक ही इज़ द डीलर ऑलमोस्ट ऑफ. 40 साल हो गए. हाँ, हाँ, वही सेम डीलर हमारा केरला का है, कोई चेंज नहीं हुआ. अच्छा, मतलब हमारे पास सारे पुराने ही डीलर्स हैं जितने भी हैं. डीलर्स कह लो, सुपर स्टॉकर्स कह लो, ऑल पुराने ही चल रहे हैं जितने भी चल रहे हैं. सो वो जो ट्रस्ट बिल्डिंग और जो ब्रांड का जो एक्सेप्टेंस मार्केट में जो आया, वो काफ़ी अच्छा हमें उसका इम्पैक्टफुल हुआ. प्लस साथ में क्या था, हम रेडियोस पे एक्टिव हुए थे बीच में. उस टाइम पे टीवी रेडियोस पे चलता था, दूरदर्शन पे एड्स आती थी उसके अंदर. एंड हम कुछ वो करते थे, जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे. जैसे मिस इंडिया ऑर्गेनाइज कर लिया, या अच्छा, कुछ इस टाइप के इवेंट्स ऑर्गेनाइज तो कर लिए. आपने मिस इंडिया भी ऑर्गेनाइज किया हाँ, था? तो अरे उस वाह. समय करा था ऑर्गेनाइज. तो वो सब
भी हमने इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए, जिसकी वजह से ब्लैक रोज को अपलिफ्टिंग और ज़्यादा मिल गई उसमें। काफ़ी क्रेजी ग्रोथ रही है ब्लैक रोज की उस हिसाब से तो। राइट। फिर आपने कलर मेट क्यों लॉन्च किया? सो कलरमेट हमने इसलिए लॉन्च किया, सो ब्लैक रोज वाज डूइंग गुड, सो कलरमेट लॉन्च हुआ था 1999 में, अच्छा, अराउंड ऑलमोस्ट 15 साल 15 बाद। साल के बाद लॉन्च हुआ था। सो इट इज़ अ प्रीमियम ब्रांड फ्रॉम ब्लैक रोज। ओके। सो उसके अंदर फैशन कलर्स भी आ जाते हैं। सो उसके अंदर जैसे ब्लैक रोज में तो ब्लैक कलर आता है, कलरमेट में ब्लैक, ब्राउन, बरगंडी, तो 3 कलर आ गए, लिटिल बिट ऑफ अ प्रीमियम रेंज फॉर प्रीमियम कस्टमर्स। सो इस थॉट से हमने लॉन्च किया। उसकी पैकेजिंग वगैरह भी हमने, जो उस टाइम पे थोड़ी सी मॉडर्न पैकेजिंग चल रही थी, वो हमने उसको उसके हिसाब से लॉन्च बनाया था और उसको तो आपने गैप करा देखा था। कि मतलब यहाँ पे अब कलर्ड कलर्ड उसकी वाला भी था। डिमांड आ रही है, तो हम ये वाला स्टार्ट करते हैं। उसके साथ साथ ये भी था कि जितने भी जैसे क्रीम बेस्ड कलर्स होते हैं ना, उसकी मार्केट धीरे धीरे डेवलप बन रही थी। सो हमने क्रीम बेस्ड मार्केट को कैप्चर करने के लिए, लाइक लॉरियल का क्रीम बेस्ड आता है, सो उस टाइप के प्रोडक्ट्स हमारे पास भी आते हैं कलरमेट ब्रांड के अंदर। अच्छा। सो वो भी हमने उसी के अंदर लॉन्च करे थे। ओके, तो So- उसका फायदा क्या है? क्रीम बेस का क्या क्रीम इम्पैक्ट है? बेस्ड लाइक जो जैसे हम यंगस्टर्स हैं या जितने भी नेक्स्ट जनरेशन्स जो हैं, वो डाई नहीं लगाती, बिकॉज थोड़ा सा वो मेसी प्रोसेस है, मतलब ड्रिप ऑफ होता है थोड़ा बहुत, बालों पे लगाने में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता। तो क्रीम बेस्ड जो है वो सलून्स में जाके आप लगवा लो, एंड वो थोड़ा सा एक नीट प्रोसेस है, जिसके अंदर जैसे आज किसी को कलर लगाना है, सो वो सलून में जाके कलर लगवा लेगा। सो उसके अंदर आपके फैशन कलर्स बहुत सारे आ जाते हैं। सो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 15-20 कलर्स और ऐड ऑन हो जाते हैं उसके अंदर। वो केमिकल बेस्ड हो गया, दैट जो ब्लैक रोज एंड पाउडर वाला जो हो गया, दैट इज अ हर्बल बेस्ड, और ये फिर केमिकल बेस्ड हो गया। सो ये डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, उसके अंदर थोड़ा प्रीमियम भी होता होगा क्रीम प्रीमियम बेस्ड, भी होता है उसके अंदर क्रीम बेस्ड, और टाइम टू अप्लाई एंड रिड्यूस वो रिमूव थोड़ा भी सा थोड़ा कम, कम वो होता भी कम होगा। होता है उसके अंदर, टाइम टू अच्छा, अप्लाई और वो। अच्छा। हाँ। चलो वापस ऑक्सीग्लो पे आते हैं। Yeah. 2009 में जब आपने ऑक्सीग्लो स्टार्ट किया, उस टाइम पे कितना ऑलमोस्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया होगा उसके अंदर? सो इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं था कि वन शॉट में इन्वेस्टमेंट जा रही है, लाइक 10-20 करोड़ रुपए, ऐसा तो नहीं था कि वन शॉट में लगा रहे हैं। सो इट वाज फेज वाइज इन्वेस्टमेंट लगी थी। सो पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि हमें प्रोडक्ट्स कौन कौन से लॉन्च करने हैं। मार्केट हमारे पास ऑलरेडी थी, डिस्ट्रीब्यूटर आपके थे ही। डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी थे, सुपर स्टॉकिस्ट हमारे पास थे, रिटेलर्स हमारे पास ऑलरेडी थे। सो जो हमारा नेटवर्क है अराउंड 3 लाख रिटेल नेटवर्क का है, ऑलरेडी है। है, अरे वाह। एंड 3000 डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी ऑल अक्रॉस इंडिया है, जो कि 33 सुपर स्टॉकिस्ट उसको हैंडल करते हैं। अच्छा। ऑल स्टेट्स में मतलब पहले आप सुपर स्टॉकिस्ट को भेजते हो, हम सुपर स्टॉकिस्ट को बिलिंग करते सुपर हैं, स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को भेजता है, Yes. डिस्ट्रीब्यूटर फिर रिटेलर्स को रिटेलर्स को भेजता है, देता है, रिटेलर से फिर कस्टमर आके वो खरीदते हैं। कस्टमर आके लेता है। ठीक है, सो उसके बेसिस पे अब ये तो जनरल ट्रेड की बात हो गई। ये जनरल ट्रेड की, ये सारी हम जनरल ट्रेड की बात आप कर रहे हैं। मॉडर्न ट्रेड में भी हो? नहीं, मॉडर्न ट्रेड में भी अच्छा, नहीं है हम। ओके। उसके अंदर ऑक्सीग्लो को जो इन्वेस्टमेंट चाहिए था, कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में चाहिए था, हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा प्रोडक्ट लगेगा या कौन सा पहले प्रोडक्ट चलेगा। R&D हमने उसके ऊपर करी कि ये प्रोडक्ट बनाना है, ये पैकेजिंग में लॉन्च करना है उसको, तो और इस मार्केट में लॉन्च करना है। सो उस तरीके से उसमें तो मुझे ना इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा इस पे और समझना है। हाँ, आपने बोला कि हमने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए, वो कैसे किए? प्रोडक्ट आइडेंटिफाई ऐसे किए, हमारी सेल्स टीम थी ऑल अक्रॉस इंडिया। सो हमने उनसे एक सर्वे लिया कि कौन सा कॉस्मेटिक में प्रोडक्ट अदर ब्रांड्स का क्या चल रहा है। अच्छा। सो हमारे पास फीडबैक्स उस समय आए थे कि फेशियल किट्स जैसे सलून्स में बहुत चलती हैं, फेस वॉशेस बहुत चलते हैं। सो ये 2 प्रोडक्ट्स का हमारे पास फीडबैक आया था कि ये वाले प्रोडक्ट्स अच्छे मार्केट में चलते हैं। तो फिर हमने देखा कि कौन से चलते हैं उसमें, मतलब वेरिएंट कौन सा है उसके अंदर। सो उसमें नीम एंड तुलसी जैसे निकल के आया था, जैसे हिमालय का नीम एंड तुलसी आता है, ऐसे ही फिर नीम एंड तुलसी फेस वॉश हमने लॉन्च किया। फेशियल किट्स जैसे हमने लॉन्च करी, ब्लीचेस हमने लॉन्च करी उसके तो अंदर। सबसे पहले प्रोडक्ट आपके फेस वॉश लॉन्च फेस किया वॉश था। लॉन्च किया था, हाँ, पहला जो सबसे एसक्यू था। पहला SKU फेस वॉश अच्छा, लॉन्च किया था, अच्छा, एंड दैट वाज आल्सो नीम एंड तुलसी फेस वॉश। ओके। उसके बाद हमने ब्लीचेस लॉन्च करी थी, जैसे जो फेस ब्लीच, बॉडी ब्लीच होती है। उसके बाद हमने फेशियल किट्स लॉन्च करी थी। तो ऐसे फेज वाइज हमने उसको लॉन्च किया प्रोडक्ट्स को, ओके। एंड ऑल फीडबैक फ्रॉम द मार्केट कि अदर ब्रांड्स के क्या चल रहे हैं। हम खुद गए थे मार्केट में, शेल्फ पे देखा थे क्या प्रोडक्ट्स सबसे लगे हुए ज़्यादा हैं। चल रहा है, कौन सा लगा हुआ है,
कौन सा कस्टमर प्रोडक्ट मांग रहा है, क्या डिमांड कर रहा है प्रोडक्ट। राइट। सो हमने भी स्टेट वाइज जाके, हर एक स्टेट में जाके वहाँ पर मार्केट स्टडी किया था। इंडिविजुअली हम खुद गए थे वहाँ पर, एंड जो होलसेल मार्केट है वहाँ की, वहाँ पर जाके पूरा हमने स्टडी किया जैसे कि सदर बाजार में बहुत है ये। सदर बाजार हो गया, बॉम्बे में क्रॉफर्ड मार्केट हो गई, बेंगलोर में मार्केट हो गई। तो हर जगह, हर एक स्टेट में कोई ना कोई मार्केट है जहाँ पर प्रोडक्ट ये बिकता है। तो वहाँ जाके हमने पूरा स्टडी करके उसके बाद हमने धीरे धीरे इसको फेज वाइज लॉन्च किया। बट आपके दो टाइप के कस्टमर हैं, एक तो हो गया जो सैलून ओनर्स हैं, राइट, वो आपका कस्टमर के पे अप्लाई करते हैं। जैसे ब्लीच है, सारे लोग घर पे नहीं करते होंगे ब्लीच, बहुत लोग जाके एक सैलून में करवाते हैं, राइट। सेम जो आपका हेयर कलर हो गया, वो भी सेम चीज़ है। तो आप दोनों को पैरेलली में बिल्ड कर रहे थे नेटवर्क को? नहीं, तो पहले हमने जो लॉन्च किया था, हमने पहले रिटेल वाला नेटवर्क लॉन्च किया था। अच्छा, जैसे क्यों? किराने दुकानें होती हैं। किराने दुकानें हो हाँ। गई, क्योंकि हमारा जो पीछे का डीएनए जो रिटेल पे ही चल रहा था। सलून हमने नहीं छेड़े थे तब उस समय। जब रिटेल से हमें रिस्पॉन्स धीरे धीरे आना चालू किया, सो हमने फिर सलून्स के उसी में वेरिएंट बनाने चालू कर दिए थे। अच्छा। जैसे हमने पैक साइज 50 ग्राम्स का ब्लीच का आता है, दैट इज़ फॉर होम यूज़। करेक्ट। वो कस्टमर घर ले जाके खुद यूज़ करता है वो। जो सलून्स के में आते हैं, दैट इज़ फॉर 300 ग्राम्स और 600 ग्राम्स, देन 1 kg। सो वो हमने फिर सलून्स के लिए, जैसे सेल्स टीम का फीडबैक आया या मार्केटिंग टीम का फीडबैक आया, उसके बेसिस पे फिर हमने सलून्स के लॉन्च करे प्रोडक्ट्स। फिर एक एक सैलून पे जाके सेल्स टीम सेल करती थी? एक एक सलून्स पे नहीं, सलून्स के होलसेलर्स होते हैं मार्केट में, अच्छा। क्योंकि सलून टू सलून जाना वो हाँ। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। करेक्ट। वो भी होता है, सेल्स टीम उसमें भी है हमारी, जाती है जो कि सलून्स पे, बट नॉट ऑल अक्रॉस इंडिया। मेजरली जो है हम होलसेल्स को टैप करते हैं एंड दे पुश द प्रोडक्ट टू पार्लर्स। ओके। अब होलसेल्स क्यों लेता है हमारे से? एक तो प्राइस पॉइंट पे लेता है, क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी है, एंड पैकेजिंग उसको पसंद है होलसेल को, एंड वी गिव देम सर्विस। क्रेडिट हम देते हैं उसको, एंड उसको वेन एवर ही वॉन्ट्स अ प्रोडक्ट उसको डिलीवर होता है। तो इस वजह से वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, एंड देन पुराने रिलेशनशिप्स तो है ही हमारे उसके। थोड़ा मुझे ना इसकी जो आपकी ये पूरी सप्लाई चेन है, राइट, थोड़ा सा इस पे मुझे समझना है। पहले हम बात करते हैं रिटेल वाली सप्लाई चेन, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग तो आपकी दोनों प्रोडक्ट्स की अपनी फरीदाबाद में ही होती है? फरीदाबाद में होता और भी कहीं फैक्ट्री है, सिर्फ फरीदाबाद में? सो हमारी फैक्ट्री थी ब्लैक रोज की थी, सिलाकुई में। अच्छा। इट्स इन देहरादून। ओके। सो वहाँ क्यों? वहाँ थी, दैट वाज अ टैक्स हेवन Okay. बेसिकली। उस समय एक्साइज फ्री थी अच्छा। एंड इनकम टैक्स फ्री था। ओके। सो हमने सारी और प्रोडक्शन जो भी वहाँ से आप रेवेन्यू कर रहे हो वो टैक्स फ्री था? एवरीथिंग वाज टैक्स फ्री Oh. फॉर 10 years. ओके। सो इन 2006 वी बिल्ड अप दैट फैक्ट्री ओवर देयर। तो 2006 में हमने वहाँ पर लगाई थी। 6 में नहीं, 2003 में लगाई थी शायद। एंड 2003 से लेकर 13 2010 तक? या 13 तक 2 साल का एक्सटेंशन भी मिला था उसके अंदर। अच्छा। सो 10 साल हमने वहाँ लगाई। वो उसमें जो भी वहाँ से रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं, दैट वाज इनकम टैक्स फ्री एंड एक्साइज फ्री। ओह, हमारे इस प्रोडक्ट पे एक्साइज काफ़ी ज़्यादा थी, कितनी एक्साइज है? अराउंड 30-35% थी उस समय, थी, अब तो नहीं है। अच्छा। तो अब तो जीएसटी। अब जीएसटी है अब जीएसटी कितना है वैसे? 18%। 18%। सो पहले हमने वहाँ पर लगाई थी फैक्ट्री, देन वी शिफ्टेड अ फैक्ट्री टू सिटकुल, ओके। हरिद्वार। वहाँ टैक्स फ्री हो गया वहाँ था पर भी क्या? टैक्स फ्री होता, तो जहाँ जहाँ टैक्स फ्री जोन थे हम वहाँ शिफ्ट वहाँ करते शिफ्ट गए। कर ले, अरे वाह। सो फिर वहाँ पर लगाई। बट वहाँ कॉस्ट भी तो लगती होगी ना इन्वेस्टमेंट की, मतलब इन्वेस्टमेंट सेटअप की करने की कॉस्ट, भी तो कॉस्ट जाती हाँ, होगी। सो इट वाज अ, मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट अगर हम कैलकुलेट करें, मान लो और 1 करोड़ है, लेट्स टेक एन और एग्जांपल। उससे हम जो सेविंग कर रहे हैं, हाँ। सो उसमें ही बहुत गैप था, बहुत बड़ा गैप था। बहुत बड़ा गैप था। मतलब अगर मैं आज यहाँ पर यूनिट लगाता हूँ, फरीदाबाद में अगर लगाता हूँ, मैं उस पर पूरा टैक्स दूंगा, 30% टैक्स दूंगा, सब चीज़ें दूंगा, उससे बहुत कम प्राइसिंग में तो मेरा वहीं पर ही सेटअप हो जाएगा। एंड फिर जब हमें वहाँ पर ऑलरेडी सिलाकुई में सक्सेस मिल गया था, सो हमें कोई चैलेंज नहीं आया देहरादून में इधर शिफ्ट करने में, हरिद्वार में शिफ्ट करने में। वहाँ से बंद कर दी फिर आपने, देहरादून से वहाँ से हमने सेट हरिद्वार में करके आ गए? हरिद्वार आ गए थे। अच्छा। अब कहीं भी टैक्स नहीं है तो हम वापस फरीदाबाद ही आ गए। ओके। Yeah. तो चलो फरीदाबाद में फाइनली आपकी जो फैक्ट्री है Units वहाँ है, पे आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है सारे प्रोडक्ट्स का, चाहे वो ब्लैक सारे रॉस, काली प्रोडक्ट्स का। मेहंदी। ऑक्सीग्लो का भी फरीदाबाद में होता है, उसका एक सेपरेट यूनिट है। हाँ। एक्सपोर्ट यूनिट एक पूरा सेपरेट है, ओके। एंड देन कलरमेड ब्लैक रोज जहाँ पाउडर बनता है वो यूनिट अलग है। ठीक सो है। वी हैव 3 डिफरेंट यूनिट्स। करेक्ट। या नाउ यहाँ से आपका माल जाता है रिटेलर वाला जो है वो सुपर स्टॉकिस्ट। यहाँ से हम ऑल इंडिया सप्लाई करते हैं।
सुपर स्टॉकिस्ट पे। यस, सो पंजाब जैसे जाता है, दिल्ली, हरियाणा, देन केरला, ऑल साउथ स्टेट्स, सो सारी जगह यहाँ से आता है, जम्मू, मतलब ओके, ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। ये जो सुपर स्टॉकिस्ट है हर स्टेट में एक दो होंगे? एक 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 ऑलमोस्ट एक ऑलमोस्ट एक एक पंजाब में जैसे वी हैव 3 सुपर स्टॉकिस्ट। ओके, तो वहाँ क्यों 3? वहाँ 3 इसलिए क्योंकि पुराने टाइम से चलते हुए आ रहे हैं, एंड उस समय क्योंकि जब ब्लैक क्रॉस पुश हो रहा था, सो जलंधर मार्केट में जो काम करता था जो बंदा, सो ही वाज लुकिंग आफ्टर सर्टेन एरिया। सो अब वही है ना, जो जितने पुराने लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, सो उनको हमने आप कभी हटा भी नहीं सकते। उनको उनको हमें हमने हमेशा ऑनर किया है और अपनी बात रखी है। ऐसा नहीं है कि हम ग्रो कर रहे हैं तो हमने उनको साइड कर दिया, नहीं, तो हमने उनको अपने साथ ही लेके चला है। तो पंजाब स्टार्टिंग से ही 3 लोगों ने स्टार्ट किया था, जैसे पटियाला पहले चलता नहीं था हमारा, सो पटियाला से हमारा एक सुपर स्टॉकिस्ट है, वो हमारे पास आए, उन्होंने वहाँ की मार्केट डेवलप करी। अमृतसर की मार्केट एक सुपर स्टॉकिस्ट ने डेवलप करी, एंड जलंधर की मार्केट एक सुपर स्टॉकिस्ट ने डेवलप करी। तो इसलिए 3 सुपर स्टॉकिस्ट अलग अलग वहाँ पर बने हुए हैं। ओके हाँ, ओके, ये जो सुपर स्टॉकिस्ट है मुझे थोड़ा सा ना मार्जिन समझने हैं, अंदाज़ा रफ। ओके। आई अंडरस्टैंड आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता पाओगे, बट एक रेंज भी अगर बताओ तो ऑडियंस को थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जैसे मान लीजिए आपने एक 100 रुपये MRP है प्रोडक्ट का, तो हर लेवल पे अंदाज़ा क्या क्या मार्जिन होता होगा अप्रॉक्सीमेटली? सो अगर हम रिटेल की बात करें, 100 रुपये की MRP से 25% मार्जिन है रिटेलर का, रिटेलर का मैक्सिमम मार्जिन रिटेलर मतलब का वो होता है। 75 रुपये पड़ता है उसको, 75 जो वो रुपये 100 पड़ता में है। कस्टमर को बेचता है। हाँ, ठीक है, एंड 10% इज डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, एंड 8% इज सुपर सुपर स्टॉकिस्ट, स्टॉकिस्ट। ओके, एंड जीएसटी का इम्पैक्ट उसी के अंदर आ जाता है। सबके लेवल पे ये हो तो 18% हाँ, 18% वो मतलब वो हम बैक कैलकुलेशन करके वो हमारे एंड पे ही आता है जीएसटी करेक्ट का, करेक्ट वो हम प्राइसिंग के अंदर फैक्टर इन कर लेते हैं उसको। करेक्ट। उसके अलावा ये तो हो गया रिटेल, मतलब जो चेन्स में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके मार्जिन जो होते हैं। फिर रिटेल लेवल पे या डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे स्कीम्स निकलती हैं, सो दैट इज जैसे 3 महीने की निकाल दी, या फेस्टिवल सीजन्स पे निकाल दिया, या हमने कुछ दिवाली पे कुछ निकाला, या विंटर्स में कुछ स्कीम निकाली। कोई एग्जांपल दो स्कीम का। स्कीम का एग्जांपल जैसे कि एक कार्टन बॉक्स है, उसके अंदर हमने कहा कि बेडशीट्स फ्री हैं। ये तो सुपर स्टॉकिस्ट को जाएगी ना स्कीम? नहीं, हाँ, जैसे सुपर स्टॉकिस्ट के पास उसका काम ये है सिर्फ स्टॉकिंग करना अच्छा, एंड आगे सप्लाई करना। ओके, वो वहाँ का सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इंचार्ज है सुपर स्टॉकिस्ट। वो एज इट इज स्कीम पास ऑन करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर पास ऑन करेगा होलसेलर्स को और रिटेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं रखेगा। ओके, सो वो जो स्कीम है वो फिर हमारी टीम इंश्योर करती है कि जो स्कीम्स फ्लोट हो रही है यहाँ से कंपनी से फ्लोट हो रही है, वो मार्केट में प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो। ओके, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि सुपर स्टॉकिस्ट ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी, तो हमने एक अपना एक चैनल बना रखा है, एक ऐप बना रखी है जिसके अंदर अच्छा, सारी कम्युनिकेशन जाती है कि कंपनी ने क्या स्कीम लॉन्च करी, ओ, कौन से प्रोडक्ट की लॉन्च करी, और प्लस कार्टन्स के अंदर कार्टन्स के ऊपर डिस्प्ले होता है कि ये स्कीम अभी कंपनी की चल रही है। तो जैसे बेडशीट हो गई फॉर एग्जांपल, या बेड टावल्स हो गए, जैसे वो हमने स्कीम्स निकाली कि एक कार्टन के अंदर आपको 5 बेड टावल्स मिलेंगे। ओके, सो वो इट इज़ एन एडिशनल बेनिफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर्स के लिए, कि वो उसको लगता है कि भाई ये मैं निकाल के मैं जितने का भी वो कॉस्ट मान ले उसकी, वो एक उसके लिए बेनिफिट हो गया, उसको वो चाहे निकाल के यूज़ करे या आगे बेचे उसको। बट इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, इसमें आप डिस्काउंट भी तो दे सकते थे रादर देन गिविंग टॉवल्स या बेडशीट, डिस्काउंट अगर हम वो देते क्यों नहीं हैं, करते? हाँ, वो नहीं करते हम। उससे क्या होता है कि जो ब्रांड का जो एक प्राइसिंग जो सेट है मार्केट में, उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ जाती है फिर, एंड फ्लक्चुएशन इन द सेंस, अगर हमने फॉर एग्जांपल मैंने 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया पर कार्टन पे, वो डिस्काउंट कोई 150 रुपये दे देगा, कोई 100 रुपये दे देगा, और वो आगे मटेरियल वो मार्केट में मटेरियल दे देगा उसको वो, तो वो प्राइस डिस्टर्बेंस आ जाती है मार्केट में। तो वो क्या होएगा कि पंजाब का माल दिल्ली में आ रहा है, दिल्ली का माल साउथ में जा रहा है, तो वो अदर स्टेट्स में बिकना चालू हो जाता है, अच्छा, विच वी डोंट वांट। ओके, उससे लीगल या टैक्सेशन पॉइंट से प्रॉब्लम आती है? टैक्सेशन पॉइंट से नहीं, उससे क्या होता है कि जो उस जगह की सेल है, उस पॉइंट की जो सेल है, हाँ, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। करेक्ट, नंबर्स अब वेरी फॉर करते हैं। एग्जांपल मेरा ब्लैक रोज अगर साउथ में ज़्यादा बिकता है और नॉर्थ में कम बिकता है, तो जो नॉर्थ में अगर मैंने सेम स्कीम दी या उसने डिफरेंशिएट कर दिया स्कीम में, तो वो साउथ में जाके माल बेचाएगा, अच्छा, क्योंकि उसके लिए तो इजी सेलिंग है, हाँ, उसको तो बल्कि टॉप लाइन बढ़ गई उसकी उसकी। टॉप लाइन बढ़ गई। उसको क्या है, उसको अगर 50 रुपये भी मिला
तो उसके लिए तो इजी है ना, वो तो 1000 वो तो कार्टन खरीदेगा वो तो और आगे 1000 बेच कार्टन देगा। करेगा बेचेगा। आपको लगेगा नॉर्थ से डिमांड ज्यादा आ रही है। हाँ, लेकिन वो एक्चुअल डिमांड है नहीं ना। हाँ करेक्ट। सो हमारे हर एक कार्टन पे भी मार्किंग होती है, हम्म। हम हर एक कार्टन पे ही कोडिंग होती है, अच्छा। क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए ओके। वो हमें रोकनी ज़रूरी होती है। देखो हर एक कंपनी की होती है इन्फिल्ट्रेशन, कुछ परसेंटेज इज एक्सेप्टेबल। मतलब लोग फेक प्रोडक्ट बना लेते हैं। फेक प्रोडक्ट नहीं, इन्फिल्ट्रेशन मतलब इंटरस्टेट सेलिंग ऑफ मटेरियल। अच्छा ओके। सो वो कुछ परसेंटेज तक तो ठीक है, हम भी इग्नोर करते हैं, बट लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो फिर देन वी नीड टू कीप अ वॉच। बट क्या फेक प्रोडक्ट्स की भी प्रॉब्लम आती है? फेक प्रोडक्ट्स की पहले हमारे नाम से, ब्लैक रोज के नाम से ही कोई प्रोडक्ट बना रहा था। सो हमने कंप्लेंट्स वगैरह भी करी थी, रेड वगैरह भी हुई थी उसके यहाँ पर गोडाउन्स में। सो आती है वो बट कंप्लेंट, आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि यहाँ पे आ रही है? मार्केट बता देती है, अच्छा, रिटेलर्स वगैरह बता देते हैं। रिटेलर से पता चल जाता है, टीम्स बता देती है, देन डिस्ट्रीब्यूटर्स और इनको सुपर स्टॉकिस्ट को पता होता है। देन प्रोडक्ट की क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है, जैसे जो पैकिंग में फ़र्क आ जाता है, उसमें उसके लिए भी हमने फिर काफ़ी सारे मेजर्स करे थे, पैकेजिंग में चेंजेस करे थे, हॉलमार्क वगैरह चेंज किया था, तो वो सब चीज़ें उसमें हमने किया था। ओके। आपने बोला कि जब आपने स्टार्ट किया तो आपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट का सर्वे किया, बट व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग, प्राइसिंग कैसी रखी थी आपने कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से? प्राइसिंग ऑलमोस्ट आसपास ही थी, अच्छा। मतलब ऐसा नहीं था कि हमने, क्योंकि अगर मैं कोई नई प्राइसिंग निकाल के लेकर आऊँगा, सो अगेन मेरे को एक चैलेंज आएगा उसको बेचने के लिए। अगर सस्ती करो तो चैलेंज क्या आता? सस्ती करेंगे तो सस्ती करना भी कोई वो पॉइंट नहीं है कि मैंने, अगर किसी कॉम्पिटिटर का 150 रुपये का प्रोडक्ट है, मैंने उसको 100 रुपये में निकाल दिया, तो कस्टमर समझता है कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, इन्फीरियर लगता है उसको। इन्फीरियर लगेगा। हम्म। तो उसके अंदर हमने प्राइसिंग के अंदर ये किया था, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसिंग रखी थी, बट हाँ हमने ट्रेड के अंदर मार्जिन्स और बढ़ा वो सब दिए। चीज़ें वो बढ़ा दिए थे। अच्छा। वो हमने, ताकि हमारा प्रोडक्ट एक्सेप्ट होना चालू हो जाए। अब जैसे अगर मैं बात करूँ, यूनिलीवर की बात करूँ, सो जैसे हम 25% दे रहे हैं, सो दे गिव ओनली 10% टू रिटेलर, ओके। एंड डिस्ट्रीब्यूटर को 5% देते हैं, जो एंड आपका 7.5 है? जो हमारा 10% है, अच्छा 10% है, हाँ। और सुपर स्टॉकिस्ट को वो 1-2% देते हैं। अब उनका वॉल्यूम ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आर वॉल्यूम, बट मार्जिन स्ट्रक्चर उनका कम है। तो आज की डेट में रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर ये सोचते हैं कि भाई यूनिलीवर का प्रोडक्ट मैं क्यों बेचूं, मेरे को तो कुछ मुनाफा मिल नहीं रहा ना इसमें, तो इसलिए वो हमारा प्रोडक्ट या हमारे जैसे प्रोडक्ट सेल करने स्टार्ट कर देता है। तो बेसिकली अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हैक करना है या अपने लिए एक पुल क्रिएट करना है, तो आइडियली हमें ऐसा प्राइसिंग स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए जिसमें हमारे मार्जिन्स अच्छे हों मार्जिन और उनके पास ज़्यादा जाए, स्टॉकिस्ट के पास ज़्यादा जाए, डिस्ट्रीब्यूटर के पास ज़्यादा जाए, ताकि एक इंसेंटिव मिले उनको आपका प्रोडक्ट पुश करने के लिए। हाँ, ओके। वो भी है। देन आप कहाँ पर बेच रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे एग्जांपल? मतलब कि आपने प्राइसिंग तो कम कर दी, सब चीज़ें आपने कम कर दिया, लेकिन फिर भी आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है, तो उसके अंदर भी आप कहीं रॉन्ग मार्केट में बेच रहे हैं, सो वो भी एक गैप है ना। तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? आई एम श्योर हम कुछ ना क्योंकि कुछ हुआ बिकॉज होगा। हमारे पास ऑलरेडी आइडेंटिफाइड थे, बिकॉज ऑफ पीछे का जो हाँ, हमारा, ब्लैक रोज की वजह से। हाँ हाँ। उसकी वजह से आइडेंटिफाइड था कि हमें कहाँ बेचना है क्या नहीं बेचना। हाँ, हमें प्रोडक्ट में सेटबैक जरूर लगा है कि हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड वो पिकअप नहीं हुआ, उसमें अच्छा। तो काफ़ी सारा प्रोडक्ट में हमने तो सेटबैक फिर लगा है। आपने वो रिट्रीट कर लिया वो मार्केट से? रिट्रीट किया या फिर हमने लिक्विडेट कराया उसको कैसे कोई तैसे ऐसा करके। प्रोडक्ट जो याद हो आपको, जो मतलब चल आपने बहुत सोचा सारे कि बहुत प्रोडक्ट है, चलेगा? बहुत कोई एक सारे। एग्जांपल। अगर बात करें तो हम मसाज क्रीम्स जैसे होती हैं, हम्म। सो पार्लर्स के लिए हमने बनाई थी गोल्ड मसाज क्रीम, फ्रूट मसाज क्रीम, तो वो ज़्यादा नहीं चली। या हमने एक प्रीमियम पैकेजिंग के हिसाब से कुछ सोल्यूशन किट्स बनाई थी, स्किन वाइटनिंग किट्स वगैरह बनाई थी, सो उसकी ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं आई मार्केट में, ओके। जो जैसे हमने किसी और प्लेयर्स को देखते हुए बनाई थी। फेयर एंड लवली एंड ऑल। हाँ, हाँ। नॉट फेयर एंड लवली, और किसी ब्रांड्स का था। अच्छा। सो वो हमने प्राइस पॉइंट भी उसके हिसाब से ही रखा था, बट इतना ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं आया बट उसका। क्या लगता है क्या रीजन था उनका फेलियर होने का? उस प्राइस पॉइंट में जो हम टारगेट मार्केट कर रहे थे ना, जो टीजी को हम कर रहे थे मार्केट, वो राइट नहीं था हमारा, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज़ फॉर टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़। हमें अपना प्रोडक्ट जो ऑक्सीग्लो जो प्रोडक्ट है, हमने ये सोच के हमने लॉन्च किया था कि जो टीयर 2 और 3 सिटीज़ में जो लेडीज़ हो गई या फिर जो गर्ल्स हो गई या मेंस हो गए,
उनकी भी एस्पिरेशन है कि भाई मैं एक ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करूं जो कि मेरे प्राइस पॉइंट में भी आ जाए और जो मेरे को सुंदर भी दिखा दे। सो हमने वो टारगेट किया। अब जो हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च करे थे जो जिसकी वजह से हम फेल हुए थे, वो हमने टीयर 1 के लिए बना दिए थे। अच्छा, सो वो उसमें वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं हुआ हमारे को, वो उसका वही प्राइस सेम पॉइंट भी प्रोडक्ट हमने आप कर अगर दिया था टीयर 2 3 में लेके जाते? तो एक्सेप्टेड हो जाता। तो हमने फिर उसको चेंज कर दिया ना फिर। अच्छा, अब जैसे टीयर 2 और 3 के लिए हमने वही प्रोडक्ट को पैकेजिंग चेंज करके अपने कॉस्टिंग में रख के उसको हमने लॉन्च किया। इट इज डूइंग गुड। विच वाज दैट प्रोडक्ट? स्किन वाइटनिंग। स्किन वाइटनिंग, हाँ जो पहले टीयर 1 में फेल हुआ, हाँ बट आपने उसका प्राइसिंग चेंज किया, Pricing, पैकेजिंग चेंज किया right. टू लुक इट मोर अपीलिंग फॉर टीयर 2 एंड 3। राइट। अब वो वहाँ पिकअप हो गया है। हाँ। अच्छा। सो हमारा मेन फोकस ही यही है कि हमारी अगर आप पैकिंग देखेंगे, ऑक्सीग्लो की पैकिंग देखेंगे, सो इट इज़ इन अ वे कि जो टीयर 2 3 सिटीज़ के कस्टमर्स हैं उनको एस्पिरेशन है कि भाई मैं अच्छा प्रोडक्ट लूँ, दिखने में भी अच्छा हो, उसका क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो और मेरी अफोर्डेबिलिटी भी हो उसमें। तो जो आपकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन या रिटेल नेटवर्क है ज़्यादातर वो टीयर 2 टीयर 3 के अंदर ही है। राइट, वही है। मेट्रो वगैरह में, इसीलिए आप मॉडर्न ट्रेड में नहीं हो शायद। मॉडर्न ट्रेड में इसलिए नहीं है हम, बट हमारे फ्यूचर प्लान्स है हमें मॉडर्न ट्रेड में जाने का। तो फिर उसके लिए क्या प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं निकालोगे? यही प्रोडक्ट जाएंगे सेम ना, ही प्रोडक्ट सेम बट प्रोडक्ट फॉर जाएंगे मॉडर्न ट्रेड। फॉर मॉडर्न ट्रेड। बट अब ऐसा क्या हुआ है कि आपको लगता है कि अब ये वाले प्रोडक्ट मॉडर्न ट्रेड में या टीयर 1 में मेट्रो में एक्सेप्ट हो जाएंगे? देखो हमारा ऐसा नहीं है कि टीयर 1 वाला खरीदेगा नहीं प्रोडक्ट। हम्म पैकेजिंग बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस पॉइंट एकदम सही है। तो टीयर 1 वाला ये थोड़ा ना कह रहा है कि भाई मेरे को महंगा ही प्रोडक्ट खरीदना है। उसमें भी हर एक टाइप के कस्टमर है ना, करेक्ट। कि मेरे को प्रोडक्ट भी ठीक मिल जाए, सस्ता मिल जाए, लेकिन मेरे को क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। तो हमारा प्रोडक्ट उसमें भी फिट करता है। लेकिन हमारा जो टीजी है वो फॉर टीयर 2 एंड 3 है। वो मतलब हमारा थॉट प्रोसेस उसमें क्लियर है कि टीयर 1 के लिए नहीं है, 2 और 3 के लिए है। अब जो मॉडर्न ट्रेड है, मॉडर्न ट्रेड में कौन लोग जाते हैं? अब बिग बाजार में कोई कौन जाएगा? टीयर 2 एंड 3 वाले ही जाते हैं। मतलब सिटीज नहीं कह लो आप, लोग तो आप वही जाएंगे ना, लोग तो वही जाएंगे जो सस्ता प्रोडक्ट जाते हैं, जो जिसको दाल भी सस्ती मिले, जिसको चावल भी बट सस्ता अच्छी मिले, क्वालिटी की मिले। लेकिन अच्छी क्वालिटी की मिले। तो वहाँ पर इसलिए हमारा प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल होएगा। ओके। अब मान लीजिए, अब इसकी जो मार्केटिंग करते हो आप, ऑक्सीग्लो की अगर मैं बात करता हूँ, अभी क्या सिर्फ रिटेल में, ऑनलाइन भी सेल करते हो? ऑनलाइन में सेल करते हैं, ऑनलाइन एंड रिटेल नेटवर्क के थ्रू आप सेल कर दोनों। रहे हो। ऑनलाइन आपने कब स्टार्ट किया था? अमेजोन का तो आपने मुझे बताया। अमेजोन का हमने नहीं, उसमें गैप था। 2012 में हमने स्टार्ट किया था अमेजोन। उसके बाद गैप आ गया था बीच में 2 या 3 साल का। हमारी कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन टीम डिस्टर्ब हो गई थी, तो हमने बंद कर दिया था ऑनलाइन। अच्छा। सो देन अब हमने 2019 में दोबारा स्टार्ट किया है, 1920 में दोबारा स्टार्ट किया है ऑनलाइन का। अब उसको हम धीरे धीरे बिल्टअप कर रहे हैं पूरा। ये सेम मार्केट प्लेसेस पे, सेम अमेजोन? मार्केट में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नाइका, पर्पल, 1mg, ब्लिंकिट, सब पे हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं उसको। खुद की वेबसाइट पे भी? खुद की वेबसाइट पे भी है। तो अभी क्या रिस्पांस आ रहा है जब 2 3 साल से आपने किया है? हाँ, व्हाट इज द सेल और रिस्पांस? रिस्पॉन्स अच्छा है, इट इज़ डूइंग गुड। उसके अंदर क्या है कि जो अब वो ये ना कि ऑनलाइन में आप जितना डालोगे उतना आपको मिलेगा, तो वो वाला उसके अंदर फंडा है। तो हम जैसे जैसे उसको, हम कैश बर्न नहीं करना चाहते उसके अंदर। जैसे हमारी फैमिली की पहले से ही लेगेसी रही है कि वी डोंट वांट टू कैश बर्न इन द बिजनेस। मतलब बिजनेस को बड़ा करना है, बट प्रॉफिट लेकिन लेके। प्रॉफिट लेके बिजनेस को बड़ा करना है। ऐसा नहीं है कि फंडिंग लेके बड़ा करना है या किसी से टाई अप करके हमने उसको फंड करके बड़ा करना है। सो हमारी कंपनी डेट फ्री कंपनी है, एंड कोई लोन नहीं है, किसी का बाहर का पैसा नहीं है, ऑल फंडेड बाय आवर फैमिली, एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस है। सो हमारा यही सोच है कि ऑनलाइन भी हम उसको उसी स्केल से हम रेस करें कि वो बिजनेस प्रॉफिटेबल बड़ा हो, मतलब लॉस होके ना बड़ा हो उसके अंदर। सो ये हमारा थॉट प्रोसेस है उसको। बट वही बात है ना, यहाँ पे तो ऐड चला चला के आपको लोगों पे लेके आना पड़ेगा वेबसाइट पे। रिटर्न्स का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे सो रहता है। रिटर्न्स का हमारे पास इतना रिटर्न्स हमारे पास रिटर्न का रेशियो जो है इट इज़ वेरी गुड इन आर सेगमेंट। अच्छा। सो 3-4% का रिटर्न है बट बस। रिटर्न्स अलाउड है? हाँ, अलाउड है ना। अच्छा। रिटर्न्स तो अगर कोई अमेजोन से खरीदेगा वो वापस कर देगा, तो अमेजोन तो कस्टमर की ज़्यादा देखेगा ना, नॉट ब्रांड की। बट क्या पैकेजिंग खोलने के बाद भी अलाउड है रिटर्न?
उसकी एक पॉलिसी होती है। मतलब अगर कुछ डिफेक्ट है या कुछ प्रोडक्ट में कुछ ये प्रॉब्लम है या कुछ डैमेज प्रोडक्ट है, तो उस केस में रिटर्न है, वो फिर हमारी टीम चेक करके उसको रिवर्ट करती है फिर उसके सो जो हिसाब से। 3 से 4% रिटर्न आपने बोला, क्या ये कॉस्मेटिक बिजनेस का स्टैंडर्ड है या सिर्फ ये ऑक्सीग्लो की बात कर रहे हो आप? ऑक्सीग्लो की बात कर रहा हूँ अच्छा, मैं। बट इस पूरे इंडस्ट्री में ऑन स्टैंडर्ड क्या है? ऑक्सीग्लो में ही ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ करेक्ट, क्योंकि रिटेल में तो कोई रिटर्न है ही नहीं, नहीं, रिटेल में भी आता है रिटर्न, ऐसा बहुत नहीं कम है होगा कि पर। हाँ कम है। उसमें थोड़ा सा फिर भी ऑनलाइन से ज़्यादा रिटर्न है। 5% के आसपास का रिटर्न है अच्छा, उसके अंदर। ये रिटर्न रिटेल लेवल पे आता है? हाँ, अब जैसे शेल्फ में प्रोडक्ट रखा हुआ है, हाँ। कुछ प्रोडक्ट पीछे को चला गया एंड एक्सपायरी हो गया हम्म। या नियर टू एक्सपायरी हो गया, हम्म। सो वो प्रोडक्ट हमारे पास आता वापस है, आता है। वो वापस आता है। इन प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ की आप बात ही कर रहे हो, जिसकी वजह से ऑब्वियसली रिटर्न शायद 4 से 5% है। अब ये जो शेल्फ लाइफ है, नॉर्मल क्या शेल्फ लाइफ रहती है कॉस्मेटिक कैटेगरी में? शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स है। 3 इयर्स है? 3 ईयर्स तो बहुत है, तीन बहुत है, साल हाँ तो बहुत है। फिर तो एक्सपोर्ट भी बड़े आराम से हो जाता है। एक्सपोर्ट भी होता है आराम से। ओके, बट क्या ये शेल्फ लाइफ आपकी 3 साल है या सारों नहीं, सभी की 3 साल सबकी है, 3 साल ऑल ही है ऑल अंदाज़ा? सभी की 3 साल है। ओके, एंड दिस इज बेस्ट बिफोर और बेस्ट यूज नहीं एक्सपायरी नहीं, डेट? उसका फिर वो लीगल मेट्रोलॉजी के हिसाब से हमें उसको लिखना पड़ता है। हाँ। सो मैन्युफैक्चरिंग डेट हाँ। प्लस एक्सपायरी डेट अच्छा, दोनों आती है उसके अंदर। दोनों आती है उसके हाँ, अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग मंथ आता है बेसिकली। गॉट इट। तो जनवरी है तो देन उसके हिसाब से 3 साल का आएगा। ओके, थोड़ा मैं वापस सप्लाई चेन पे आऊँगा। हाँ जी। ठीक है, स्टॉकिस्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, होलसेल रिटेल हो गया, इनके यहाँ पे नॉर्मली एक स्टॉक भी रहता होगा, इन्वेंट्री भी रहती होगी, हर एक लेवल पे एक आपका क्रेडिट पीरियड भी रहता होगा अंदाज़ा। थोड़ा आइडिया उसके बारे में देंगे, क्या क्रेडिट पीरियड चलता है इस इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड सो क्रेडिट पीरियड अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज का होता है क्रेडिट पीरियड। हर लेवल पे? हर लेवल पे हो ही अच्छा। जाता है 60 डेज। अच्छा। मतलब कुछ जगह एडवांस भी है, अच्छा। कुछ जगह 30 डेज भी है, ओके, बट नॉर्मली 60 डेज तक इज अ हम स्टैंडर्ड। एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो साइकिल है वो आ जाता है 60 मतलब डेज में। आपने माल दिया 60 दिन के लिए स्टॉकिस्ट के, राइट। स्टॉकिस्ट सेम माल आगे देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर को। उसको वो 60 दिन में हाँ, वापस क्योंकि करेगा। ये इसमें पूरा चेन है ना, इन्वेस्टमेंट सबकी लगी होती है इसके अंदर। करेक्ट। हमारे साथ साथ सुपर स्टॉकिस्ट की भी लगी होती है, डिस्ट्रीब्यूटर की भी लगी होती है, रिटेलर की भी लगी होती है। उसका पैरामीटर्स अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि किसी की कम जो हो सकती है, किसी की ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रफली अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल मेरे एक स्टेट में अगर 1 करोड़ रुपए की सेल है, अगर दिल्ली में मेरी 1 CR की सेल है, तो जो मेरे सुपर स्टॉकिस्ट की इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली जो लगी होगी 1.5 के आसपास की उसकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई होगी बिजनेस में, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक और इन टर्म्स ऑफ मार्केट क्रेडिट जो वो देता है, क्योंकि मैं भी उसको उतने हिसाब से उसको सप्लाई कर रहा हूँ। राइट। तो इस तरीके से चेन वो चलता है उसके Okay. अंदर। लेकिन हाँ, रोटेशन उसके अंदर कोई इसमें 60 प्रॉब्लम days, नहीं है, वो आ हाँ। जाता है 60 डेज के अंदर। ओके, पूरे इंडिया में इस टाइम पे सबसे हाईएस्ट सेल कौन से स्टेट से आती है? पंजाब पंजाब। एंड देन साउथ। ओके, साउथ में चेन्नई इज़ द हाईएस्ट। ऐसा क्यों है? वहाँ की मार्केट क्योंकि अब रीज़न उसका पर्टिकुलरली ये हो सकता है कि वहाँ पर लॉन्च जो हुआ था प्रोडक्ट ऑक्सीग्लो, हाँ। तो वो जो सुपर स्टॉकिस्ट है उसने खुद ही इन्वॉल्व होकर लॉन्च किया था प्रोडक्ट को। ओके। सिर्फ चेन्नई में नहीं, मतलब और भी काफ़ी जगह यहाँ पर सुपर स्टॉकिस्ट की खुद की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पर सेल्स कांस्टेंट रहेगी और वहाँ पर सेल्स का डिप बहुत कम होता है। जब आप ये इन्वॉल्वमेंट की बात करते हो, इन्वॉल्वमेंट से क्या मतलब है? मतलब सुपर स्टॉकिस्ट अपने लेवल पे कैसे इन्वॉल्व होके काम कर सकता है? इन्वॉल्वमेंट का मतलब जैसे कि बहुत सारे प्रोफेशनल सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं जो कहते हैं कि आप मटेरियल, मैं आपका सुपर बन रहा हूँ, आपका ये मेरा गोडाउन है, ये मेरे फिक्स परसेंटेज है, मैं सप्लाई चेन मैनेज करूँगा सिर्फ, और बाकी मैं कुछ नहीं करूँगा। पेमेंट लाना आपका काम है, मार्केट से जो पेमेंट्स वगैरह लाना वो आपका अच्छा। काम है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना आपका काम है। अच्छा, मतलब मेरा वेयर हाउस मैनेजमेंट का काम मेरा हो वेयर गया हाउस मैनेजमेंट बेसिकली। का काम है, आप मेरे को इतने परसेंटेज दे देना, मेरा ये मेरा बिजनेस रहेगा इसमें। सो जनरली हम उन लोगों के साथ काम नहीं करते, अच्छा। क्योंकि क्या होता है कि जो वो वाले सुपर स्टॉकिस्ट होते हैं वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट एक बारी तो कर देंगे, नेटवर्क भी दे देंगे, बट लेकिन उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता बिजनेस के अंदर।
सो हम चाहते हैं कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर को ये नहीं पता, सुपर स्टॉकिस्ट को ये नहीं पता कि भाई मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास कितने पैसे लगे हुए हैं, कितना स्टॉक है। जैसे हम देखते हैं ना कि सुपर स्टॉकिस्ट के पास कितना मटेरियल है, कितना आउटस्टैंडिंग है, ऐसे उसको भी आगे देखना चाहिए ना। करेक्ट। अगर वो आगे नहीं देखेगा तो मार्केट में बहुत चांसेस हो सकते हैं कि मटेरियल डंप हो जाए, या मटेरियल एक्सपायर हो जाए, करेक्ट। या गलत मटेरियल चले जाए। तो इसलिए हम वो अवॉइड करते हैं कि वो ना हो। तो जो खुद बिजनेस में लगा हुआ है या खुद देख रहा है बिजनेस, वो बिजनेस आपको बेटर रिजल्ट्स देगा और बेटर आउटकम उसका निकल के आएगा। तो बेसिकली अगर सुपर स्टॉकिस्ट आगे का जो प्रोसेस है वो मैनेज वो कर रहा मैनेज है कर ले तो आपका फायदा तभी है। हाँ, वरना बिकॉज सेल्स टीम में भी जैसे जितने भी लोग होते हैं सेल्स वाले, हाँ, हमारा तो डेली का उनसे इंटरेक्शन होती है। सो उनकी कमिटमेंट वैल्यू और उनका जो क्या बोलते हैं उसको, जो उनका थॉट प्रोसेस है ना, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट चलता है उनका। मतलब वो प्रोजेक्शन कुछ देते हैं, होता कुछ है। कोई एग्जांपल दो। जैसे उन्होंने फॉर एग्जांपल एक टारगेट बना कि भाई 2 करोड़ का टारगेट करना है या 3 करोड़ का टारगेट करना है। एक और मैं थोड़ा सा इसमें ब्रेक लूंगा, पूछूंगा एक बात। ये जो सेल्स के लोग हैं ये आप ही की टीम, हमारी आपके टीम के एम्प्लॉयड लिए, है, हमारे तो एम्प्लॉयड है। इनका एग्जैक्टली काम क्या होता है? ये रिटेलर लेवल पे जाते हैं या स्टॉकिस्ट लेवल पे जाते हैं? सो इसमें भी हायरार्कीज होती हैं सेल्स में अच्छा। भी। सो जो स्टेट है, हाँ। जैसे अगर मैं पंजाब की बात करूं या दिल्ली की बात करूं, सो उसके अंदर एक एरिया सेल्स मैनेजर होएगा। ओके। उसके नीचे एरिया हेड होएगा। जैसे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट दिल्ली में हर एक का एक एक एरिया हेड होएगा। उसके नीचे एसओ होते हैं, सेल्स ऑफिसर जिनको बोलते हैं हम। वो जाते हैं रिटेल लेवल पे। जो एरिया सेल्स मैनेजर होता है उसका काम होता है सारे डिस्ट्रीब्यूटर को हैंडल करना, ठीक है। सुपर स्टॉकिस्ट को हैंडल करना, ओके। और टीम को हैंडल करना, और कुछ बड़े अकाउंट हैंडल करना, जैसे कि जो होलसेल वाला जो नेटवर्क है उसको वो हैंडल करता है डायरेक्टली। जो नीचे वाले जो रिटेल लेवल पे डेली विजिट्स जो करनी है वो सेल्स ऑफिसर का काम होता है। अच्छा, दुकानों पे जाना। दुकानों पे जाना वो एएसएम नहीं करता, एरिया सेल्स मैनेजर नहीं करता। तो ये जो एसेंशियली आपके दुकानों पे जाते हैं ये बेसिकली डिमांड जनरेशन के लिए जाते हैं कि यार, डिमांड जनरेशन के लिए जाते हैं, पुश करने के लिए जाते फीडबैक हैं, के लिए जाते हैं। ऑर्डर्स लेने जाते हैं। जैसे उनकी हर एक की बीट बनी होती है कि भाई आपको इस बीट में इतने रिटेल, उनका डेली का टारगेट होता है कि बीट क्या मतलब? बीट मतलब अब जैसे सिटीज़ तो बहुत सारी है ना, अब उसका प्लान बनाते हैं कि भाई आपको मयूर विहार जाना है। अच्छा। तो वो मयूर विहार की जितनी भी दुकानें हैं या जितना भी एरिया है वो पूरा आपको वहीं का कवर करना है। ये नहीं कि आज आप मयूर विहार चले गए, उसके बाद रोहिणी चले गए, उसके बाद कहीं और चले गए, कहीं और चले गए, वो नहीं। उसका एक प्लान बनता है कि आपको यहाँ पूरा विजिट करना है। सो डेली का उसका टारगेट होता है कि 40 रिटेल आउटलेट्स सेल्स ऑफिसर को कवर करने हैं अप्रॉक्सीमेटली। सो और उसके अंदर मैक्सिमम आउटपुट कितनी आ सकती है, मतलब प्रोडक्टिव कॉल और टोटल कॉल बोलते हैं हम उसको। सो प्रोडक्टिव कॉल हो गया जिसमें कि ऑर्डर्स कितने दिए, और टोटल कॉल हो गया जिसमें कितने बारी आपने कॉल किया उसको। ये सब ऐप पे मैनेज होता है? ये सब ऐप पे मैनेज होता है। अच्छा, जो आपने खुद बनाई है या बनवाई है? खुद ही बना रखी है ऐप अच्छा, हमने। ठीक है। तो उसके अंदर जैसे अगर प्रोडक्टिव कॉल 20 है या 25 है, तो मतलब 20 रिटेल शॉप से आपको ऑर्डर मिला है, तो विच इज़ गुड इनफ। मतलब 50% 60% अगर होता है तो हम उसको मानते हैं कि ठीक है, इतना अगर वो प्रोडक्टिव कॉल लेकर आ रहा है तो एक्सेप्टेड है। तो इस तरीके से जो सेल्स टीम का जो चैनल है ऐसे चलता है। तो ये जो फिर ऑर्डर लेते हैं वो 20 दुकानों से मान लो ऑर्डर ले वो लिया, डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को प्लेस होता है। वो डिस्ट्रीब्यूटर सुपर स्टॉकिस्ट को देता है, अच्छा। या उसके बाद अगर स्टॉक स्टॉक्स है है तो वो सप्लाई कर देता और है। फिर वापस सुपर स्टॉकिस्ट से सुपर स्टॉक स्टॉकिस्ट से फिल कर रिफिल हो लेता जाता है, फिर सुपर स्टॉकिस्ट हमें ऑर्डर देके वो रिफिल करा लेता है। है। समझ गया। तो इस तरीके से सप्लाई ये चेन पूरी, चलता है पूरा। तो मतलब अगर आप ये सेल्स के बंदे ना रखो तो आपका काम नहीं चलेगा नहीं इन ए वे। चलेगा, नहीं चलेगा। क्या ये सब कंपनी, सब कॉस्मेटिक के जो लोग हैं या इस सबके इंडस्ट्री पास में है, सबके पास ये, जो ऑफलाइन कर रहा है सबके पास सेल्स होएगा, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो? कोई भी प्रोडक्ट हो। अच्छा। एफएमसीजी में सेल्स तो चाहिए। उसकी डेफिनेशन चेंज हो सकती है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे सेल्समैन होता है, आउटसोर्स कर देते हैं कोई कंपनीज, काफ़ी कंपनीज आउटसोर्स भी कर देती है। अच्छा, तो वो अलग अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन सेल्समैन चाहिए ही। उसके बिना नहीं काम बन उसके बगैर आप कितनी जगह चले जाओगे। मतलब बीइंग एन कंपनी को आपको मैनेज करना है, सो आप कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हो, आप कहाँ कहाँ से ऑर्डर लेकर आ सकते हो। सो आपको टीम तो चाहिए ना बनाने के लिए। कितने लोग हैं ऐसे सेल्स के आपके टोटल? हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली है 500 लोग हैं, 500 लोग पैन इंडिया? पैन इंडिया, ओके। जो कि फील्ड पे रहते हैं।
समझ गया, समझ गया, सही है। अब थोड़ा मार्केटिंग के ऊपर आते हैं वापस। काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें आप बता रहे हो एंड बहुत अमेजिंग तरीके से बता रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है। अब आपने बोला कि हमने 2-3 साल पहले वापस से ऑनलाइन शुरू कर दिया, राइट। राइट? अब आप मॉडर्न ट्रेड में भी प्लान कर रहे हो जाने का। जो ऑनलाइन है और ऑफलाइन है, प्राइस सेम ही रखते होगे उसका जो प्रोडक्ट का है? प्राइस, हाँ, एमआरपी आर सेम। एमआरपीज आर सेम, हाँ, राइट? जो एंड कंज्यूमर को मिल रहा है वो तो सेम ही है। वो सेम ही वो है। 100 रुपये में बिक रहा है तो वो 100 में ऑनलाइन भी बिक रहा है, ऑफलाइन भी बिक रहा है। नहीं, ऑनलाइन में डिस्काउंट्स हम दे सकते हैं क्योंकि हाँ, हम डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। वहाँ आपका सुपर स्टॉकिस्ट नहीं है। वहाँ सुपर स्टॉकिस्ट नहीं है, सो एज अ कंपनी वी कैन गिव डिस्काउंट। करेक्ट। तो उसमें हमें कभी कभार चैलेंज आता है कि ऑफलाइन से टीम से ये फीडबैक्स फीडबैक, आते हैं कि भाई यहाँ पर सस्ता मिल रहा है। बिल्कुल। तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। मतलब सभी कंपनीज के साथ ये है। हम्म। आज आप कोई भी देख लो, आज आप टीवी ले लो या कोई कुछ भी आप प्रोडक्ट लोगे ऑनलाइन से, अगर आपने अमेजोन पे चेक किया और रिटेल पे चेक किया तो प्राइस का डिफरेंस आपको मिलेगा ही उसके अंदर। सो बट वो फर्क सेम तो आता है। रखो तो नुकसान क्या है? सेम आपको वायबिलिटी नहीं आती ना, फिर हम्म। स्केल अप नहीं होता। भाई कस्टमर कहेगा कि भाई मेरे को डिस्काउंट ही नहीं मिल रहा है एमआरपी में, मैं प्रोडक्ट क्यों खरीदूं। हम्म। उसको और ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। करेक्ट। तो ऑनलाइन में ये चैलेंज है कि ये चैलेंज है आपको उसके अंदर। डिस्काउंट देना ही पड़ता है देना ही पड़ता है आपको इन प्रोडक्ट ऑर्डर पुश टू करने के गेट लिए। सेल्स। आप खुद देखो ना, आप एग्जांपल, आप हमारा अपना लेते हैं ना। हम्म। हम अगर किसी भी वेबसाइट पे गए तो हम सबसे पहले ऑफर वाले टैब पे जाते हैं बिल्कुल। कि ऑफर क्या चल रही है, करेक्ट। कि डिस्काउंट सबसे ज़्यादा किस पे है। सो वही सेम कस्टमर जिनको आप टारगेट कर रहे हैं तो वो भी वही है, सेम है। हम्म। पूरी सेल्स का मान लो 100 इज द सेल टोटल टर्नओवर, हाउ मच इज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑनलाइन एंड हाउ मच इज इट फ्रॉम ऑफलाइन? सो 10% इज ऑनलाइन अच्छा। एंड रेस्ट 90% इज ऑफलाइन। एंड डू यू हैव इंटेंशन टू ग्रो दिस 10% टू 50? यस, अच्छा, वी आर उसके डूइंग रीज़न दैट क्या है? एंड वी आर स्केलिंग अप आल्सो ऑन दैट। बट आपको चैलेंज नहीं आता स्टॉकिस्ट की तरफ से कि यार आप तो ऑनलाइन कर रहे अब हो? हम उसमें क्या कर रहे हैं, वी आर डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट। हाँ, ये मेरे को जो, किसी और ने भी बताया था, हाँ, तो उसके अंदर सेम कैटेगरी में। सेम कैटेगरी हाँ। में तो हम उसको प्रोडक्ट को अलग कर रहे हैं अच्छा, ऑनलाइन, ऑनलाइन के लिए। एग्जाम्पल है कोई इसका? अब जैसे अगर हम चारकोल फेस वॉश की बात करें, हम्म। सो मार्केट में अगर चारकोल फेस वॉश 100 ग्राम्स का जा रहा है, सो ऑनलाइन में हम उसको 120 ग्राम्स का कर दिया, अच्छा। या उसका नॉमेनक्लेचर हमने चेंज कर दिया। चारकोल फॉर एग्जांपल कुछ और लगा दिया हमने, मतलब प्रोडक्ट्स एक्सक्लूसिवली फॉर ऑनलाइन एक्सक्लूसिव फॉर ऑनलाइन सेम कर होंगे दिया। बट थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा नीचे बहुत किया। ऊपर नीचे ट्विक करके उसको हमने चेंज कर दिया हाँ, उसको। ताकि जो आपका जनरल ट्रेड है वहाँ से वो डिस्टर्ब कॉन्फ्लिक्ट ना ना हो। आए, वहाँ प्रॉब्लम ना आए, हाँ, प्राइसिंग की दिक्कत ना आए, वो प्रॉब्लम ना सप्लाई हो। चेन की दिक्कत ना आए। राइट, और ये जो आपका ऑनलाइन चल रहा है वहाँ पे बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट चले। इंडिपेंडेंट चलेगा। बट ये करने के लिए फिर आपको पूरी बैकएंड की मैन्युफैक्चरिंग भी तो चेंज करनी पड़ती होगी। वो तो फिर प्रोडक्ट का एसक्यू अलग हो जाएगा ना सारे। हम्म। जितने भी ऑनलाइन के एसक्यूज हैं वो सारे डिफरेंट हो जाएंगे फिर। सेम फॉर्मूलेशन से थोड़ा बहुत ऊपर हाँ हाँ, नीचे, उसमें फॉर्मुलेशन में ज़्यादा कुछ करना इतना नहीं है, फर्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ता। और क्या बस हमारा चैलेंज? इन्वेंट्री बढ़ जाएगी उसके अंदर। हाँ, करेक्ट। वो एक आएगा, हम्म। बट ठीक है। उतना तो फिर अगर हमें कोई प्रॉब्लम को रेक्टिफाई हो रही है हम्म। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये जो पूरी आपकी जो डिमांड आती है इसमें सीजनैलिटी भी आती है? सीजनैलिटी आती है। मेनली जो सीज़न का हिट होता है हमें रेनी सीजन में होता है, डाउन जाती है उसमें सेल? डाउन जाती है उसके अंदर। अच्छा। सो विंटर्स में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि विंटर्स में लोशंस और ये सब चीज़ें, मॉइस्चराइजर्स ये सब मॉइस्चराइजर, चलते ये हैं। सब स्टार्ट हो जाता है चलना। उसके बाद समर्स में तो ऑल प्रोडक्ट है ही, फेस हम्म। वॉशेस हो गया, सन क्रीम्स का पीक हो जाता है उसके अंदर, हम्म। एंड फेशियल किट्स का होता है। फिर जो मैरिज सीजन होता है उसके अंदर फेशियल किट्स वगैरह ज़्यादा चलनी चालू हो जाती हैं उसके अंदर। पार्लर्स के प्रोडक्ट, हेयर स्ट्रेटनर्स हो गया, हम्म। डेवलपर्स हो गया, वो चलने ज़्यादा चालू हो तो जाते हैं हमारे। आपके हेयर स्ट्रेटनर ये सब भी हाँ, हैं, मतलब हमारे आप बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाले उस कैटेगरी में भी नहीं, हो? नॉट इलेक्ट्रॉनिक हेयर स्ट्रेटनर, अच्छा। प्रोडक्ट हेयर स्ट्रेटनर। अच्छा अच्छा अच्छा। जो जो क्रीम लगती क्रीम है? क्रीम जो लगती है, समझ नॉट गया। इलेक्ट्रॉनिक, क्रीम वाला, ओके। तो वो बनाते हैं हम। ओके। सो वो स्टार्ट हो जाता है। मेनली जो हिट करता है रेनी सीजन में, जैसे कि काफ़ी जगह नॉर्थ में, जहाँ पर, या बिहार ले लो आप, या फिर साउथ में आपके जहाँ पर बाढ़ आ जाती है, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। जो मार्केट जब फुल हो जाती है ना, हम्म। उसके अंदर कुछ टाइम के लिए दिक्कत आती है उसमें, ओके। जहाँ मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो उस टाइम पे फिर क्या करते हो? बस कुछ कुछ ऑल्टरनेट होता है, नहीं, कुछ कुछ ऑल्टरनेट नहीं कुछ है। गैप फिल करने का कुछ तरीका होता है? वो 10-15 दिन, 20 दिन का थोड़ा सा लीन पीरियड आता है, हम्म। ओके। वो फिर हम कवर अप कर लेते हैं ना उसको। हम्म।
मतलब जब सन क्रीम आया या फिर विंटर्स आया तो उसके अंदर हमने ऑलरेडी कवर अप कर रखा है उसको, हम उसको फैक्टर इन करके चलते हैं कि ये वाला पीरियड डाउन जाएगा, सो इसकी सेल्स हमने जो नॉर्मल विंटर और समर्स में उसको हम बिल्टअप कर लेते हैं उसको, वहाँ से कवर अप कर लेते हैं उसको। ओके। तो हमें ऐसा इम्पैक्ट आता नहीं है उसमें फिर ओके। ओवरऑल ईयर के एंड में देखें तो। मुझे एक चीज़ ये पूछनी है, अब मान लीजिए आपके पास तो एक बैकग्राउंड था, ब्लैक रोज का इंफ्रास्ट्रक्चर था, रिटेल नेटवर्क था, पैसे भी थे, ठीक है, फैमिली की एक चीज़ें जो लेगेसी थी वो आप कैरी कर रहे थे, तो थोड़ा सा आपको डेफिनेटली एक एडवांटेज मिल गया, राइट। अब कोई नया बंदा है जिसके पास ये नहीं है और पैसे भी नहीं है इतने, 5-7 लाख रुपए हैं अंदाज़ा, क्या वो सेम कैटेगरी में कुछ शुरू कर सकता है? अगर कर सकता है तो क्या करना चाहिए उसको? 5-7 लाख रुपए में तो नहीं चालू होएगा, ऑनलाइन? ऑनलाइन में नहीं चालू होएगा, अच्छा। क्योंकि आप देखिए ना प्रोडक्ट बनाने में ही आपके, आप चाहे ठीक है किसी से बनवा रहे हो आप या खुद बना रहे हो, पहली बात तो अगर खुद बनाओगे तो उसमें आपको फैसिलिटी वगैरह पूरी बनानी पड़ेगी। सो उसमें एक्सपेंशन में प्लांट एंड मशीनरी एंड ड्रग अप्रूवल चार्जेस, एफडीए चार्जेस, एफडीए का लाइसेंसेस लेना, सो दैट इज़ अ बिग थिंग, वो आपको लेना पड़ता है। कितना टाइम लगता है लाइसेंस लेने में? उसमें लग जाता है, मतलब इन हरियाणा इट टेक्स टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 2-3 महीने 4 महीने तो जाएंगे आराम से। हर स्टेट का अलग लाइसेंस है? हर एक स्टेट का अलग लाइसेंस है, एफडीए FDA लाइसेंस का? इज डिफरेंट। हाँ। मतलब फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए एफडीए का जो लाइसेंस होता है वो यूनिट को लेना होता है, अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। अच्छा। देन प्रोडक्ट अप्रूवल्स अलग होती हैं। अच्छा। जैसे अगर मेरे को फेस वॉश, चारकोल फेस वॉश बनाना है, सो उस चारकोल फेस वॉश की मेरे को एफडीए से पहले अप्रूवल चाहिए होगी अच्छा। बनाने के लिए। मैं ऐसे नहीं कि मैंने यूं ही बना के उसको लॉन्च कर दिया, नहीं कर सकता वो मैं। ओके। सो आई नीड टू, पहले मेरे को फॉर्मूला सबमिट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन सारी सबमिट होगी एफडीए में, वो अप्रूव करेंगे तभी मैं लॉन्च कर सकता हूँ उसको, तभी मैं बना सकता हूँ उसको। अच्छा। और उसके हर बगैर नहीं बार बना का सकता। नया 3 से 4 महीने का प्रोसेस है हाँ, इतना लग जाता है हरियाणा में, हरियाणा में? अदर स्टेट्स में नहीं लगता है। बट मैं अगर मान लीजिए चारकोल फेस वॉश हरियाणा का मैंने एफडीए लाइसेंस ले लिया, तो पंजाब में जाके मुझे दोबारा लेना नहीं पड़ेगा? नहीं, वहाँ का लेने के आपको ऑल इंडिया वो चलेगा सेम, एक सेम एक चलेगा चलेगा? हाँ। अच्छा। लेकिन किसी की यूनिट फॉर एग्जांपल अगर बद्दी में है या कहीं और है, तो वहाँ पर आपको लाइसेंसेस जल्दी मिल जाते हैं। अच्छा। वहाँ का थोड़ा सा लीनियंसी है आपके लिए, या फिर वहाँ जल्दी दे देते हैं लाइसेंस। कॉस्ट क्या रहती है हर लाइसेंस की? वो भी स्टेट वाइज डिपेंड करता है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। हरियाणा की बात करें तो अंदाज़ा? कॉस्ट तो ज़्यादा नहीं है लाइसेंस की, 1.5-2 लाख 2-3 लाख रुपए की ये करीब यूनिट की बात कर रहे हो या प्रोडक्ट की? यूनिट की। प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट होगी हर बार जो नया प्रोडक्ट हर खरीदना बार पड़ता का है? उसके एक चार्जेस होते हैं, दैट इज़ वेरी नॉमिनल। 15-20 हज़ार? हाँ, इतने मैक्सिमम, अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं है। बट हर प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन का लेना होगा ना, ऐसा तो नहीं कि मैं एसक्यू साइज भी चेंज कर रहा हूँ, 100 ग्राम नहीं को नहीं, 200 तो कर रहा हूँ? फॉर्मुलेशन का लेना होगा आपको, उसके अंदर ऊपर ही मेंशन हो जाता है कि किन कितने वेरिएंट्स आएंगे इसके अंदर। पहले जब लिखना पड़ता है? हम लिख देते हैं ना उसमें, अच्छा। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, वो सारा हम लिख देते हैं उसके अंदर तो कि इन वेरिएंट्स में आ सकता है। अच्छा, हम्म, और उसके अलावा कोई और वेरिएंट करना हो तो अपडेट होता है वो लाइसेंस? वो फिर अपडेट करना पड़ता है आपको। अच्छा। उसके अलावा अगर उसमें मेंशन नहीं है तो फिर नया फॉर्मुलेशन लगेगा दोबारा, दोबारा से दोबारा से। सेम प्रोसेस रिपीट करो? बुरा। जैसे आपने बताया ऑनलाइन में हमने 100 का 120 ग्राम कर दिया, हाँ, अब वो पहले तो नहीं होगा प्लान आपका ऑनलाइन पे ऐसा पहले करने का, नहीं था तो वो फिर मेरे को दोबारा अप्लाई करना लाइसेंस लेना पड़ेगा। पड़ा, हाँ, तो वो कॉस्ट दोबारा से आई। दोबारा ऐसे आएगी, तो वो सारा प्लान करना पड़ता है वो वे में। हाँ। बट एक बात ये है ना, अब चलो इन्वेस्टमेंट तो मान लीजिए 5 में नहीं होता तो 50 लाख तो लगाने ही पड़ेंगे हाँ, आपको इतना तो स्टार्ट वेल करने मिनिमम के जाएगा लिए। ही जाएगा। बट एक होता है कि गैप क्या है, गैप समझना भी तो बहुत बड़ी बात है। अब आपने उस टाइम पे जब शुरू किया आपने देखा कि मार्केट में अभी इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं है, राइट। और आपके पास एक लेवरेज था, आपने वो गैप को समझा और अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके आपने ऑक्सीग्लो स्टार्ट कर लॉन्च दिया। किया। अब जो जिसके पास ना नेटवर्क है और ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे लोग हैं जो ये कर रहे हैं, तो क्या अभी भी कुछ गैप बचा है जो फुलफिल किया जा सकता है? मेरे को तो नहीं दिखता, अच्छा। क्योंकि आज की डेट में अगर हम देखेंगे अगर कॉस्मेटिक को, तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई बना ही रहा है। मतलब चाहे नेचुरल से लेके, चाहे केमिकल फ्री से लेके, या फिर कोई क्लेम आप कह लो, मतलब बहुत सारे एन नंबर ऑफ ब्रांड्स हो गए हैं मार्केट में टुडे। तो वही जितने भी लोग जो हैं वो सारे ऑनलाइन से ही चालू कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर आपकी इनिशियली इन्वेस्टमेंट कम है। करेक्ट। आपको नेटवर्क नहीं बिल्ड करना, आपको सिर्फ प्रोडक्ट बनाना है, अमेजोन पर रजिस्टर करना है, उसके लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए,
और आप बेचना चालू कर दो, उसको मार्केट करना है आपको, सो वो आप AMS के थ्रू कर लो या किसी और के थ्रू कर लो, आप उसको लॉन्च कर सकते हो उसको। AMS मतलब अमेजोन का Amazon मार्केटिंग मार्केटिंग। सर्विस, हाँ हाँ, ठीक है। उससे आप स्टार्ट कर सकते हो उसको। हम्म। सो इसलिए लोग सबसे पहले ऑनलाइन पे जाते हैं, फिर उसके बाद ऑफलाइन पे सोचते हैं जाने की। हम्म। लेकिन जो भी ऑफलाइन पे जाने की सोचता है, वो फिर वहाँ से झटका आता है। बैक एंड पे उसको टाइम लगता है उसको, मतलब इतना हम्म। इजी नहीं है ऑफलाइन पे जाना। करेक्ट। बट बिना ऑफलाइन पे गए बिजनेस बड़ा नहीं बन बड़ा सकता। नहीं बन सकता, नहीं। आप 2-4 करोड़ पे फिर भी पहुंच जाओगे महीने के, हाँ, बट उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते आप। बिल्कुल। वो मैंने एक ऑब्जर्व किया है जितने अब लोगों जैसे से भी मिला जितने हूँ। भी आप जो और भी ब्रांड्स हो गए, जैसे वाओ हो गया या मामा अर्थ हो गया, सो पहले उन्होंने ऑनलाइन से स्टार्ट किया था, नाउ दे आर कमिंग टू दिस ऑफलाइन बिजनेस। हम्म। सो वहाँ पर क्यों आए हैं? जब उनको ऑनलाइन में इतना अच्छा चल रहा था तो उधर क्यों आए हैं? उनको एक्सपेंशन चाहिए ना, करेक्ट। इसीलिए आए हैं वहाँ पर वो। करेक्ट। और ऑफलाइन में ही एक्सपेंशन है, हम्म। ऑनलाइन में इतना एक्सपेंशन आपको अभी नहीं मिलेगा। ग्रेजुअली अब आने वाले टाइम में वो बढ़ रहा है, वो इट इज़ इंक्रीजिंग मोर। आपने इन्हीं 2-3 की नाम की बात की, मामाअर्थ हो गया, शुगर कॉस्मेटिक्स हो गया, ये आपके कॉम्पिटिटर्स ही हैं ऑलमोस्ट। नहीं, मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है ये, अच्छा। मेरे से सेम तो। कैटेगरी में आपके कॉम्पिटिटर्स कौन से हो जाएंगे? मेरे कॉम्पिटिटर्स अगर होंगे तो एक जोविस हो गया, अच्छा। देन जॉय हो गया, ये आपके नेचर्स कॉम्पिटिटर केयर क्यों हो नहीं गया। है शुगर वाले? क्योंकि ये टियर 1 मेट्रो को ज़्यादा टारगेट करते नहीं, हैं। इनका जो प्राइस पॉइंट है, प्राइस ब्रैकेट है, हम्म। शुगर जैसे है, दैट इज इनटू कलर कॉस्मेटिक्स, सो हम्म। मैं कलर कॉस्मेटिक में हूँ ही नहीं। मामा अर्थ और वाओ हो गया, उनके 2-3 प्रोडक्ट जो चलते हैं वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है, जो कि हम नहीं बनाते उसको हम्म। वो। सो इसलिए वो मेरे कॉम्पिटिटर नहीं इनोवेट हुए नहीं वो। है। मेरे, इंडस्ट्री सेम है बट हाँ, कंपटीशन प्रोडक्ट लेवल पे नहीं है। इंडस्ट्री सेम है बट प्रोडक्ट लेवल पे मेरे कॉम्पिटिटर नहीं है वो। अच्छा। सो मेरे जो कॉम्पिटिटर हो गए, नेचर नेचर एसेंस हो गया, नेचर एसेंस। एंड जॉय हो गया, और VLCC, हम्म। ये सारे ब्रांड्स। इनके साथ फिर compete करने के लिए करते क्या हो आप? हाउ डू यू रिमेन रिलेवेंट वाइल उनकी भी अपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज रहती होंगी, हाँ, वो भी अपना कुछ ना कुछ करते रहते होंगे। आप कैसे इंश्योर करते हो कि यार आपके जो कॉम्पिटिशन हैं ये ऑब्वियसली नीचे ही रहे? सो मार्केट में कुछ ना कुछ देना, इन टर्म्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करना है या कुछ नया मार्केट को देना, वो एक बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। हम्म। डेली या महीने या 2 महीने 3 महीने में कुछ नया प्रोडक्ट निकालना, नया प्रोडक्ट निकालो। या कुछ पैकेजिंग चेंज करना ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो उससे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। प्लस साथ में प्राइस पॉइंट तो जैसे मैंने आपको बताया वो है ही, जो ऑफर्स हो गए कस्टमर्स के लिए, एक वो भी हो गया। सो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके हम्म। ऊपर हम कोशिश करते हैं कि compete कर सकें उनसे। बट और कुछ करते हो मार्केटिंग में? जैसे एक तो जनरल ट्रेड तो आपका चल ही रहा है, ऑनलाइन आपने शुरू कर दिया, उसमें आप AMS कर लो, बट आपने मॉडर्न जो जेनजीज को अट्रैक्ट करने के लिए, खासकर जो Tier 2 Tier 3 में अभी हैं, उनके लिए कुछ इंटरनेट पे यूज़ करते हो, कुछ करते हो ऐसा? इंटरनेट पे तो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कह लो जैसे। हाँ, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो हम रेगुलरली करते ही हैं उसको। कब से सो शुरू किया आपने? ये भी हो गए 2 साल 3 साल हो गए उसको करते हुए। ओके। क्या रीज़न था उसमें आने का? उसमें आने का ये रीज़न था कि उस समय इन्फ्लुएंसर का जो मार्केट था वो बढ़ रहा हम्म। था, एंड वो दैट इज़ द चीपेस्ट वे ऑफ गेटिंग योर प्रोडक्ट पॉपुलर। हम्म। मतलब आप, हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आते हैं कि हम आपका प्रोडक्ट प्रमोट कर देते हैं, एंड वी डू अ बार्टर सिस्टम, हम्म। वो भी होता है उसके अंदर। आप देन उनको प्रोडक्ट्स दे दो। प्रोडक्ट दे दो, दे विल प्रमोट आर प्रोडक्ट। अच्छा, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा इन्फ्लुएंसर ठीक है, किसके फॉलोअर्स फेक है नहीं है, हम्म। या रेलेवेंट है या नहीं है। क्योंकि 10-15 हज़ार फॉलोअर तो लोग फेक ही ले लेते हैं फेक आजकल। ही ले लेते हैं, तो वो टूल्स हैं, वहाँ से आइडेंटिफाई हम्म। कर लेते हैं हम कि ये फेक फॉलोअर है या नहीं है। वो उस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से बेनिफिट ये होता है कि जैसे इन्फ्लुएंसर कौन हो गया, जो कि हम और आप जैसे कस्टमर्स हो गए। अब कोई मेरा कस्टमर देखता है कि भाई ये इन्फ्लुएंसर, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, ये प्रोडक्ट ये यूज़ कर रहा है, हम्म। सो वो एक बार ही उसको जाके परचेस करेगा कि भाई मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। और हमारा टारगेट यही है कि कस्टमर को बस एक बार ही प्रोडक्ट हमें पहुँचाना है, हम्म। उसके बाद हमें हमारा काम ख़त्म। वो फिर खुद ही ढूंढता हुआ आता है कि ऑक्सीलो का प्रोडक्ट मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ, हम्म। बिकॉज वी आर वेरी श्योर कि हमारी जो हम क्वालिटी जो ऑफर कर रहे हैं कस्टमर्स को, दैट इज़ एक्सीलेंट। मतलब उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, वो हम बेस्ट क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं उनको। हम्म। सो दैट इज़ द प्लस पॉइंट विच वी हैव इन इट।
तो मैं ओवरऑल मार्केटिंग चैनल्स की अगर बात करूं तो एक तो आपका जो जनरल ट्रेड चल रहा है, एक आपका ऑनलाइन चल रहा ऑनलाइन है, चल रहा एक आपका चल रहा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसके अलावा भी कुछ करते हो? टीवी हो गया, नहीं, बीटीएल हो अभी गया। नहीं कर रहे, टीवी नहीं कर रहे। बीटीएल एक्टिविटीज तो होती रहती है, जैसे सेमिनार्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं अच्छा स्टेट में, सारे पार्लर्स को बुला के। अच्छा। देन उसके बाद हम मार्केटिंग में फेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जितने जैसे भी ट्रेड फेयर हो गया। ट्रेड फेयर हो गया, या फिर लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे फेयर्स लगते हैं, कॉस्मेटिक फेयर लगते हैं, बट उसमें हम यहाँ पार्टिसिपेट रिटेल करते हैं। लेवल पे सेल नहीं होती होगी ना कंज्यूमर्स की, यहाँ नहीं, तो वहाँ आपका पर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर। आता है, होलसेलर आता है, पार्लर्स वाले आते हैं। हम्म सो उसमें क्या है कि आपकी अवेयरनेस रहती है, हम्म मतलब उस पर आपकी प्रेजेंस रहती है कि आप ऑक्सीग्लो का एक स्टॉल लगा हुआ है, एंड पीपल क्रेडिबिलिटी आपकी और बनती है उसमें हम्म। कि यस, कंपनी इज देयर टू सपोर्ट, कंपनी एक्टिविटीज कर रही है कुछ ना कुछ। करेक्ट। देन बीटीएल एक्टिविटी में हम शॉप्स पे एक्टिविटीज करते हैं, सैम्पलिंग हम करते हैं उसके अच्छा। अंदर। ब्यूटी एडवाइजर्स होती हैं शॉप्स पे हमारी, जो कि जो मेन शॉप्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ब्यूटी एडवाइजर एक गर्ल होती है, शी करेक्ट। इज स्टैंडिंग ऑन द शॉप, वो वहाँ पर प्रोडक्ट को बेच रही होती है। सो वो हमने काफ़ी सारे आउटलेट्स पे पार्क कर रखी है, तो ये ब्यूटी एडवाइजर आपकी खुद की पेरोल पे खुद होती के है? पेरोल पे होती है वो। अच्छा। हाँ। उसके बाद डिस्प्ले एक्टिविटीज़ होती है, जो रिटेल के लेवल पे डिस्प्ले जो हम देते हैं, वो हम सारा ऑर्गेनाइज रखते हैं उसका उसको। भी तो खर्चा 1-1.5 लाख आता हो एक डिस्प्ले यूनिट का? नहीं, 1-1.5 लाख नहीं आता, हम्म। डिपेंड करता है कि आउटलेट कैसा है। अच्छा। सो मैक्सिमम अगर अगर मैं हैदराबाद की बात करूँ, हैदराबाद ब्यूटी सेंटर एक अच्छा काउंटर है, हम्म सो वो 25 से 30 हज़ार रुपये लेता है। हम्म सो मैक्सिमम इतना है, लेकिन जैसे पटना में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे रिटेल शॉप है, तो 5,000, 7,000, 10,000, मतलब इस ये टाइप का आपके चलता है। शॉप पे आगे लगा देंगे आपका? आगे लगाएंगे, अपने पीछे रखेंगे, हम्म। ऊपर रखेंगे प्रोडक्ट को। समझ गया। सो वो डिस्प्ले एक्टिविटी हो गई वहाँ पर, फिर ब्यूटी एडवाइजर भी खड़ी है, एंड देन आपका डिस्प्ले भी है। ओके। तो कस्टमर को सीधा इंटरेक्शन ब्रांड से हो गया हम्म। उसमें। तो ये सारी एक्टिविटीज हम करते हैं उसके अंदर। टीवी क्यों आपने छोड़ा हुआ है? रीजन है, करोगे आगे? टीवी अभी हमें नहीं लग रहा कि दिस इज द राइट टाइम टू गो ऑन टीवी, क्योंकि अभी बहुत सारे चैनल और भी अनएक्सप्लोर्ड है, जैसे? कि जैसे मॉडर्न ट्रेड हो गया। हम्म। अभी पहले मेरी अवेलेबिलिटी और बढ़ जाए ना। अच्छा। अब मैंने अगर टीवी प्लान कर लिया, एंड अगर टीवी का तो ये हो गया ना कि आपने ऐड देखी, मैं नेक्स्ट दुकान पे जाके प्रोडक्ट खरीद सकूँ, हम्म तो मेरा टीवी का फायदा है। अगर मेरा प्रोडक्ट वहाँ नहीं मिला, तो मेरा तो कस्टमर गया ना, हम्म और मेरी वो ऐड भी फेल हो गई। हम्म सो अभी इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू डू टीवी फॉर ऑक्सीग्लो, इसलिए अभी हम टीवी रोक रखा है। हाँ, ब्लैक रोज और उसका हम टीवी करते हैं, तो वहाँ पर हमें रिजल्ट ठीक है, हम्म वहाँ पर हमें दिखता है कि डिमांड है, कस्टमर्स जाके परचेज करते हैं, हम्म। सेल में दिखता है बूस्ट, ट्रेड खुश होता है, तो वो सब चीज़ें उसमें फ़र्क पड़ता है उसमें। अभी आपका ऑन एन एवरेज टोटल जो टर्नओवर चल रहा है 130-140 करोड़ के हाँ, आसपास है। 130-140। अभी इसी को अगर आपको 500 करोड़ पे लेके जाना है टर्नओवर को, तो क्या करोगे और क्या चैलेंजेस आएंगे? ये क्या लास्ट सवाल है मेरा। क्या करेंगे? हाँ, मतलब 500 तक कैसे लेके जाओगे? देखो, जैसे अभी हमारा जो वीक पॉइंट है, मॉडर्न ट्रेड एक बहुत अनएक्सप्लोर्ड चेन है, जो कि हमने अभी नहीं टैप करी है। सो वो हमें क्रैक करना है। देन पार्लर्स पे अभी हम बहुत कम पार्लर्स को हमने टैप कर रखा है। अच्छा। सो वो हमें इंक्रीज करना है, पार्लर का बेस। उसमें अलग से ही जो हम 150-200 की सेल सेल्स कर टीम। सकते हैं, वो इजीली पार्लर से 150-200 करोड़ की पार्लर से सेल आ सकती आराम है? से आ सकती है। अच्छा। वो इजीली हम उसको टैप कर सकते हैं वहाँ पर। हम्म। मतलब 150-200 तो एक नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब उससे ज़्यादा भी आ सकती है। अच्छा। सो वो हमारा एक फोकस है वो करने का। देन थर्ड, हमें जो ऑनलाइन बिजनेस को अपना बड़ा करना है। सो अभी हम जैसे इतना कैश बर्न नहीं कर रहे उस पर। सो अभी हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि अगर हम उसमें कैश बर्न स्टार्ट करते हैं, हम्म सो हम किस लेवल तक उसको लेकर जा सकते हैं प्रोडक्ट को। हम्म सो वो भी हम अभी एक्टिविटी हम प्लान कर रहे हैं। हम्म। तो ये 3 चैनल से हम सोच रहे हैं कि हमारा सेल वहाँ से बूस्ट हो सकता है उसमें। और इसमें चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, आपको क्या लगता है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है ये करते टाइम? जो मॉडर्न चेन है उसके अंदर जैसे कि आपको लिस्टिंग्स, वहाँ पर बहुत सारी इश्यूज आते हैं लिस्टिंग के। मतलब आपने प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दिया आपने, और वहाँ पर हर एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स होती हैं। चलो, वो भी हमने करा दिया, प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह भी हो गया। फिर जैसे जो ब्यूटी एडवाइजर्स वहाँ पर भी चाहिए होती है मॉडर्न ट्रेड्स में। हम्म
तो वहाँ से सेल्स पिकअप करना, वो एक चैलेंज है वहाँ पर कि वहाँ से सेल्स कैसे आएगी। भाई स्टोर तक तो आपने पहुँचा दिया मटेरियल, करेक्ट। तो वहाँ से पिकअप करवाना एक वो चैलेंज है उसके अंदर। देन पार्लर्स के अंदर चैलेंज ये है कि नेटवर्क एक जो बनाना है अभी, वो नेटवर्क को बनाने में थोड़ा सा टाइम जाएगा और टीम लगेगी। टीम के वही एक्सपेंसेस, आपके रिकरिंग एक्सपेंसेस हो गए, वो लगेगा उसके अंदर। तो आप स्टेट वाइज सोच रहे हो जाने का फिर? स्टेट वाइज सोच रहे हैं हम जाने का। एंड उसके बाद जो थर्ड ऑनलाइन का जो हो गया, वो हम ऑनलाइन तो जैसे आपको पता ही है ना, कैश बर्न बिजनेस है, तो उसमें जितना डालोगे उतना ही निकल के आएगा। सो वो हमें एक प्लान करना पड़ेगा कि हमें इसमें इतने पैसे डालने हैं। तो अगर हमने 5-10 करोड़ रुपए उसके अंदर डाले भी, उसका रिटर्न हमें क्या आता है वो पता नहीं है। क्या पता आए, क्या पता वो बहुत एक्स हो जाए। हाँ बिल्कुल, दोनों चांसेस है उसके अंदर। करेक्ट। सो वो हमें बड़े प्लान वे में डालना पड़ेगा। सो उसको अभी हमें क्रैक करके तब डालेंगे उसको। अच्छा, एक फोर्थ चैनल और है जिसके अभी हम लाइन में लगे हुए हैं। सो CSD कैंटीन्स होती हैं, पुलिस कैंटीन्स होती हैं, एंड INCS होते हैं इंडियन नेवल के। राइट। सो INCS में अभी ऑलरेडी हम हैं। अच्छा। नावाशाकी उसमें जो CSD एंड CPC जो है उसमें अभी हम उसमें अभी इन प्रोसेस है स्टार्ट, हमने कर दिया उसके अंदर। तो उसके अंदर भी अगर हमारा एनरोलमेंट हो जाती है, टेंडर भरना होता है इसमें? टेंडर उसमें सिलेक्शन होती है बेसिकली कंपनीज की कि कि कौन ये कौन सी, प्रोडक्ट रखा जाएगा। हाँ ये प्रोडक्ट रखा जाएगा नहीं। तो अगर उसके अंदर हमारा हो जाता है तो वो एडिशनली 50 करोड़ का धंधा हमें इजीली दे सकता है। सही है, ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। हाँ। क्योंकि मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो आर्मी वेटरन्स होते हैं, राइट। इसके अंदर ना वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग चलता हाँ। है। अगर मैं आर्मी में हूँ और मैंने किसी को बोला और मेरे 4 लोग आर्मी में है ना, तो वो मेरी बात बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे और हाँ, सुनेंगे। तो वहाँ बस रजिस्ट्रेशन का टाइम है। हाँ। अगर रजिस्ट्रेशन हो गया, प्रोडक्ट की प्लेसमेंट तो इजीली हो जाएगी वहाँ पर। करेक्ट। फिर वहाँ से बिजनेस लेकर आना, सो वो 50-60 करोड़ रुपए का बिजनेस आराम से आ सकता है वहाँ सही से। है, सही है। सो वो क्लियर है। एक और चीज़ भी आप करते हो, प्राइवेट लेबलिंग भी करते हो आप? प्राइवेट लेबलिंग भी करते हैं। वो उसका क्या रीज़न है करने का? उसका जैसे प्राइवेट लेबलिंग तो इट्स एन पार्ट टाइम अच्छा, जैसा हो गया ना कि मतलब जब लीन पीरियड हो तब कर लीन दिया? पीरियड हो गया, या फिर कुछ थोड़े बहुत ऑर्डर्स जैसे किसी ने बनवा लिए, फ्रेंड सर्कल में किसी ने बनवा लिए। क्योंकि आपका मैन्युफैक्चरिंग तो है ही है हाँ, और आपका ऑलरेडी FDA लाइसेंस भी है, सब चीज़ें हैं। तो दोनों चीज़ों को यूज़ करके आप प्राइवेट लेबलिंग कर प्राइवेट सकते हो जाती है उसके अंदर, हम कर देते हैं उसको हो। प्राइवेट सही लेबलिंग। है, सही है। मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है प्राइवेट लेबलिंग का, बट कुछ थोड़ा बहुत वॉल्यूम है, वो हम कर देते हैं उसको। ओके, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कुछ आपको कहना है तो आप प्लीज़ कह सकते हो ऑडियंस को। नहीं, आई थिंक द सेशन वेंट वेरी गुड। थैंक यू। एंड जो भी इंटरेक्शन रही, आई होप जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा कुछ उसको सीखने को मिला होगा। या डेफिनेटली। एंड और मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अभी ऑब्वियसली मैंने हज़ारों पॉडकास्ट तो नहीं किए। ये आई थिंक 25th एपिसोड होगा हमारा जो आपके साथ हो रहा है, 24-25 समवेयर ऑन दैट। बट जो शार्पनेस, जो क्लैरिटी, जो नंबर स्पेसिफिक आंसर्स आपने दिए ना, वो मेरे को बहुत कम मिले हैं। ओके, वो मैंने बहुत, इसीलिए मैं एक बात बताता हूँ कि हमारा क्वेश्चंस हमारे इतनी सारी हमने चीज़ों के ऊपर बात की, बट ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटे में कवर हो गया। ये अगर मैं बाकी लोगों से पूछूँ ना तो 1.5-2 घंटे कहाँ चले जाएं पता भी नहीं चलता। तो वो एक शार्पनेस जो है ना, वो बहुत अमेजिंग, वो समझ में आता है कि आपने ग्राउंड से धंधा बनाया तो आपको पता है वो कैसे किया है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दिस। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू।